ठीक है, गुड आफ्टरनून। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने एटीट्यूड के बारे में पढ़ा था। आप सब शायद ऑनलाइन थे, है ना? ठीक है, तो वहाँ के जो बेसिक कंपोनेंट्स थे सारे हमने कवर कर लिए थे उस क्लास में। आई होप आप सबको अंडरस्टूड हो गया होगा वो टॉपिक, है ना? कुछ नहीं था, एटीट्यूड क्या होता है, उसके फॉर्मेशन में कौन सी चीजें बेसिकली हेल्प करती है, ये सब वहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, तो उसका एक आखिरी टॉपिक हमारा रह गया था, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, अलग अलग टाइप के कौन से एटीट्यूड है, तो आप नोट डाउन कर लो। पहला है मॉरल एटीट्यूड, फिर ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। मॉरल एटीट्यूड, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। मॉरल एटीट्यूड के अंदर जो भी हमारी मॉरलिटी होती है, उससे हमें जो भी वैल्यूज हमारे एटीट्यूड में इंस्पिरेशन देते हैं, वो बेसिकली वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं मॉरल एटीट्यूड। ठीक है, उसमें होती है हमारी गुडनेस, रिस्पेक्ट किसी के लिए हमारे अंदर, है ना, कंपैशन, सेल्फलेसनेस और एम्पैथी। इस तरीके की वैल्यू सारी मॉरल एटीट्यूड में कवर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड मतलब एक इंस्टीट्यूशन के अंदर हम जब काम करते हैं तो उस इंस्टीट्यूशन के पर्टिकुलर कोई ना कोई वैल्यू होती है जो हमें वहां पे फॉलो करनी पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा एटीट्यूड डिफाइन होते जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। ठीक है, तो कौन सी क्वालिटीज होती है जो हमारी डेवलप होती जाती है उस टाइम पे, वो एग्जांपल है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट किसी चीज को लेके हमारे वर्क के लिए। ठीक है, फिर है ट्रांसपेरेंसी, है ना, जो भी हम काम कर रहे हैं अकॉर्डिंगली जैसे होना चाहिए उस हिसाब से हम काम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है वहां पे। अकाउंटेबिलिटी, है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे ऊपर, कुछ भी काम करे तो बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, हम अकाउंटेबल है किसी ना किसी चीज के लिए। अगला है पॉलिटिकल एटीट्यूड, है ना, जैसे आप किसी से किसी के पॉलिटिकल व्यूज पूछते हो तो उससे पता चलता है कि उसके अंदर कौन से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। ठीक है, तो वहीं से डेवलप होता है हमारा पॉलिटिकल एटीट्यूड। ये अलग अलग हो सकता है, हर एक इंडिविजुअल का उसके इंडिविजुअल लेवल पे अलग हो सकता है। किसी ना किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को कोई ना कोई जब फॉलो करता है तो उसका एटीट्यूड उस हिसाब से फिर डिफाइन होता है। ठीक है, उसके हिसाब से जब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब काम करते हो तो वहां का पॉलिटिकल एटीट्यूड, वहां का पॉलिटिकल बिहेवियर, वहां का वर्क कल्चर, वो डिफाइन करता है आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड को एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। और फिर है पॉलिटिकल पार्टी। समझ रहे हो आप, पॉलिटिकल पार्टी का सबका अलग अलग एटीट्यूड है। जैसे कांग्रेस का है वो सेंट्रलिस्ट अप्रोच लेके चलते थे, बीजेपी का है थोड़ा सा राइटिश एटीट्यूड लेके चलते हैं, लेफ्टिस्ट पार्टी जो भी है वो एक लेफ्टिस्ट अप्रोच को लेके अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो हर एक का पॉलिटिकल एटीट्यूड सबका डिफरेंट होता है उनके हिसाब से। ये होगा पॉलिटिकल एटीट्यूड। ठीक है, क्लियर है? फिर आखिरी है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। ठीक है, जब एज अ ब्यूरोक्रेट या फिर कोई सिविल सर्वेंट बन के हम लोग काम करते हैं तो उसके हिसाब से हमारा एटीट्यूड किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वालिटीज होती है जो एक्सपेक्ट की जाती है किसी डेमोक्रेटिक लेवल पे। ठीक है, जैसे फॉर फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उनका इनकलकेशन हमारी पर्सनैलिटी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सारी वैल्यूज वहां पे एड ऑन हो जाती है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने ये वाला? ट्रांसपेरेंसी के बाद में अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो एटीट्यूड हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे सिलेबस में कौन सा है? एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। नोट डाउन, हेडिंग डाल दो। कौन से नंबर का टॉपिक था? पहला था एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। उसमें क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, याद है या भूल गए? एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स, और एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, और ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज उसके जो क्या है, उसके बाद उसके क्या सोर्सेस होते हैं ह्यूमन वैल्यूज के, है ना, फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी। उसके बाद देखा कि रोल मॉडल, लीडर, सोशल इन्फ्लुएंसर,
है ना, सोशल रिफॉर्मर्स, उनके लाइफ से कौन से वैल्यूज हम लोग गेन करते हैं। ये सब सारी चीजें हमने पहले टॉपिक में पढ़ी थी। दूसरा था हमारा एटीट्यूड, ठीक है। तीसरा टॉपिक है हमारा एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग आज से। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ कीवर्ड्स है। पहला तो है एप्टीट्यूड, ठीक है, उसके बाद है फाउंडेशनल वैल्यूज, और तीसरा कीवर्ड है सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज का मतलब सिविल सर्विसेज के एंशियंट मिडिवल टाइम से लेकर अब तक की डेवलपमेंट किस किस फॉर्म में हुई। बेसिकली सिविल सर्विसेज से आप क्या अंडरस्टूड करते हो? सिविल सर्विसेज का मतलब क्या होता है? आप जिस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसका मतलब, जो सिविल सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है? कुणाल, पर ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी अलग हो गई। सिविल सिविल सर्विसेज का क्या मतलब हो सकता है? पब्लिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन, पब्लिक की जो भी इश्यूज है उनको सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक सर्विसेज, है ना, या फिर सिविल सर्विसेज। तो ये सिविल सर्विसेज हमारे टाइम पे, एंशियंट टाइम से लेके अब तक कुछ डेवलपमेंटल फॉर्म में थी, या फिर ब्रिटिशर्स के आने के टाइम से ही सिविल सर्विसेज हमारे यहाँ पे डेवलप हुई, या फिर एंशियंट टाइम से हमारे यहाँ पे सिविल सर्विसेज एग्जिस्ट करती आ रही है। अगर इसके बारे में आपको पूछा जाए तो क्या बोल सकते हो? है ना, अगर एंशियंट टाइम में हम लोग देखें तो जिसका रेफरेंस है वो हमें किसी बुक में मिलता है सिविल सर्विसेज का। कौटिल्य की बुक पता है, अर्थशास्त्र, है ना, उसके अंदर सिविल सर्विसेज के अलग अलग रेफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे एंशियंट टाइम पे ही ये सब सर्विस, सारी सिविल सर्विसेज की, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को जो इसेंशियल चीजें थी वो बूस्ट होना, मतलब डेवलप होना धीरे धीरे शुरू हो गई थी। हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट था, है ना, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हमें, सॉरी, अर्बनाइज सोसाइटी हमें पाई गई है। ठीक है, तो उसके पीछे इतनी, मतलब इतनी मैनेज चीजें होने के लिए इसेंशियल है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा। तो कहा जाता है कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। उसके बाद देखते हैं हम लोग मौर्यन का पॉलिसीज। ठीक है, मौर्य, मतलब मौर्य के टाइम पे एक बुक है मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, आप उसमें लिख लो डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, है ना। पहला हेडिंग डालना उसमें ए करके डालना, एंशियंट, एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया। वहां पे पहला सब टॉप सब पॉइंट डाल के डालना कौटिल्याज अर्थशास्त्र, कौटिल्याज अर्थशास्त्र। उसमें रेफरेंसेस मिलते हैं हमें सिविल सर्विसेज के। अब डेफिनेटली है कि वहां पे अगर रेफरेंस मिल रहा है तो वहां पे होगी ही, सिविल सर्विसेज किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, डाला वहां पे कौटिल्याज अर्थशास्त्र, वहां पे ब्रैकेट में डालना सप्तांग थ्योरी, सप्तांग थ्योरी। ये शायद आप पॉलिटिकल साइंस में या फिर पॉलिटी में पढ़ोगे, सप्तांग थ्योरी कौटिल्य की क्या थी। बेसिकली सप्तांग का मतलब ये था कि 7 अंग है हमारे, वो हमारे स्टेट के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या फिर कौन से बेसिक स्ट्रक्चर को इंडिकेट करते हैं, है ना। हेड, नेक, दोनों हाथ, ठीक है, पैर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे कौन से स्टेट के कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसके बारे में सप्तांग थ्योरी उसके बारे में बताया गया। तो बोलते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत लिंक करके उस थ्योरी को माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना उसमें, मैगस्थनीज इंडिका, मैगस्थनीज इंडिका। उसके बाद में ब्रैकेट में लिखना मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था वहां पे वो रिप्रेजेंट करती है वो बुक। ठीक है, तो ये सारे रेफरेंसेस एंशिएंट इंडिया में पाए जाते हैं हमें। फिर अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा एफिशिएंट था, वैसे ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हमें गुप्ता के टाइम पे भी मिलता है, जो समुद्रगुप्ता था या फिर चंद्रगुप्त था, है ना, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर फर्स्ट, उनके टाइम पे भी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, डेवलप था।
ठीक है। अगर उसके बाद डालो मेडिवल इंडिया, मेडिवल इंडिया, मेडिवल इंडिया, ठीक है। वहां पे पहला सब टॉपिक डालना विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, ब्रैकेट में लिखना वहां पे कृष्णदेव राय, विजयनगर एम्पायर ब्रैकेट में कृष्णदेव राय। जब हमने वो एंशियंट का लिखा था ना, वहां पे हमने चंद्रगुप्त का नाम लिखा, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है ना। वहां पे ब्रैकेट में डालना नवरत्न, उसके जो भी मिनिस्टर्स थे ना उसको नवरत्न कहा जाता था। चंद्रगुप्त जो एंशियंट लिखा था उसमें एक पॉइंट लिखना है चंद्रगुप्त फर्स्ट, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखना है नवरत्न। मिडिवल इंडिया में विजयनगर एम्पायर ब्रैकेट में कृष्णदेव राय, उसके आगे डैश करके लिखना है नयाकारा सिस्टम, नयंकारा सिस्टम या फिर नायकारा सिस्टम। ये कुछ कुछ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स थे एंशियंट इंडिया के, मिडिवल इंडिया के, जिनसे हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में भी एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हो चुका था सिविल सर्विसेज के फॉर्म में, ठीक है। उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ब्रिटिश आने के बाद मिला, एज सिविल सर्विसेज एस्टेब्लिश हुआ, पर किसी ना किसी हमारे जो भी किंगडम्स थे उन किंगडम्स में किसी ना किसी फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अलग से एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। मिडिवल इंडिया में अगला नाम लिखना दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, उसके अंदर ब्रैकेट में लिखना अलाउद्दीन खिलजी। उसकी भी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी, और डेफिनेटली है कि ये कह सकते हैं कि अगर कोई इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उसके लिए अच्छी ब्यूरोक्रेसी का प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इंडिया में भी एक अलग अलग फॉर्म में ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी। अलाउद्दीन खिलजी लिख लिया, उसके बाद लिखना फिरोज शाह तुगलक, वहीं पे कॉमा करके लिखना उसी के अंदर, उसी के आगे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत था। उसके बाद अगला एग्जाम्पल लिखना शेर शाह सूरी। ये सारे एंशियंट टाइम के, मिडिवल टाइम पे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर्स है ना। शेरशाह सूरी, इन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे एक क्या बोलते हैं उसको, रिसर्च, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड और फिर रोड के कंस्ट्रक्शन या फिर बाकी कैनाल इरिगेशन, इनमें इन्होंने बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया है। तो ये भी इनका भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगला एग्जाम्पल लिखना अकबर। अकबर तो फेमस है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, है ना। उन्होंने अपना, उनका जो एम्पायर था वो बहुत ज्यादा एक्सपांड किया था उसी के बेसिस पे, ठीक है। अकबर सफिशियंट है। फिर लिखना मॉडर्न इंडिया। पहला पॉइंट लिखना मैकॉले रिपोर्ट, मैकॉले रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना ओरिजिन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ओरिजिन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, स्टील फ्रेम, ब्रैकेट में स्टील फ्रेम लिखना, ठीक है। तो लॉर्ड मैकॉले ने उनके अराइवल के बाद में इंडिया में बेसिकली सिविल सर्विसेज का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया था, ठीक है ना। 1857 के एक्ट के बाद से ओपन सिविल सर्विसेज की कंपटीशन होना शुरू हो गई थी। उसमें इंडियंस या फिर खास करके तो यूरोपियंस रहते थे, क्योंकि इंडियंस वहां पे उतने उस टाइम पे एलिजिबल होते नहीं थे, एक दो ही थे। इंडिया के पहले सिविल सर्वेंट कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, है ना, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट इस फॉर्म में हुआ था। अगर हमें नोट डाउन करना हो तो हमारे पास कुछ की पॉइंट्स होने चाहिए, वो हमने नोट डाउन कर ले, ठीक है। उसके बाद लिखना हेडिंग डाल के प्रॉब्लम्स विद द ब्रिटिश colonial एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉब्लम्स विद ब्रिटिश colonial एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉब्लम्स विद ब्रिटिश colonial एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। वहां पे पहला लिखना इनएबिलिटी टू इनएबिलिटी इनएबिलिटी टू सॉल्व inability to solve problem of Indian poverty, inability to solve problem of Indian poverty, ठीक है। inability to solve problem of Indian poverty। अगला लिखना lack of
अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। हम देख रहे हैं कि इश्यूज देख रहे हैं कि ब्रिटिश के टाइम पे जो भी सिविल सर्विसेज थी उनमें कौन से इश्यूज थे बेसिकली। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अगला पॉइंट लिखना, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म, TAPISM, रेड टेपिज्म। अगला है लैक ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। फिर है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अगला पॉइंट लिखना, हायरार्की। हायरार्की। अगला पॉइंट लिखना, नेगेटिवली कैटेगराइज्ड सिविल सर्विसेज। नेगेटिवली कैटेगराइज्ड सिविल सर्विसेज। अगला पॉइंट लिखो, अनसोशियलाइज्ड सिविल सर्वेंट। अनसोशियलाइज्ड सिविल सर्वेंट। अनसोशियलाइज्ड सिविल सर्वेंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो, लैक ऑफ एफिशिएंसी। लैक ऑफ एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। लैक ऑफ एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सारी इश्यूज थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की या फिर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट की। पहला कौन सा है, हमारी जो पॉवर्टी की साइकिल थी उसे वो रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि वो उस पर काम करे। ठीक है, बेसिकली तो वो जितना भी रॉ मटेरियल था वो कलेक्ट करके अपने कंट्री में ट्रांसपोर्ट करते थे। ठीक है, तो ये पहली समस्या थी, पहली प्रॉब्लम थी। उसके बाद है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, जो भी ब्रिटिश ऑफिसर होते थे वो बहुत ही करप्ट होते थे। ठीक है, वो उसके पीछे उनका पर्सनल मोटिव, पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल प्रॉफिट देखते थे। ये नहीं देखते थे कि यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो लोग है, इनका वेलफेयर हो। ये उनकी पॉलिसी में ही नहीं था। फिर अगला कौन सा है, लैक ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। जितने भी डिपार्टमेंट ब्रिटिश के टाइम पे एग्जिस्ट करते थे उनके अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। मैंने आपको कोई होमवर्क बोला है, आपने सबने मिलकर करना है, तो आपका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो काम होगा नहीं ना कंप्लीट। ठीक है, वैसे ही वहां पर जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं था। ठीक है, उसके बाद है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब करप्शन। ठीक है ना, करप्शन बेसिकली। फिर है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया जैसी जो एकदम वास्ट कंट्री, जो भी ज्योग्राफिकली इतनी बहुत ज्यादा वास्ट है, ऐसे कंट्री में सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का इंप्लीमेंटेशन करना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हम तब करवाते हैं जब कोई कंट्री छोटी हो, ठीक है, और एक वेल मैनेज्ड हो। ठीक है, और इंडिया जैसी कंट्री में जब हम सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो ब्रिटिश के टाइम पे भी ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और अगला है हायरार्की, है ना, मतलब जितने भी ऑफिसर्स होते थे उनकी जो रैंकिंग होती थी, उस रैंकिंग में भी हायरार्की होती थी। उस टाइम की वजह से भी उनका जो बिहेवियरल चेंज होते थे वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा होते थे, और वहां पे क्या बोलते हैं उसको, थॉट प्रोसेस जो उनकी उस हिसाब से डेवलप हो जाती थी। इसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव रैंकिंग है उसमें हायरार्की डेवलप हो जाती थी, और जो भी काम होना है वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं हो पाता था। ठीक है, अगला है अनसोशलाइज सिविल सर्वेंट। मतलब जो भी ऑफिसर्स होते थे वो ब्रिटेन से ट्रेनिंग लेके आते थे, और इंडिया की सोसाइटी के जो बेसिक कंपोनेंट्स है, जो बेसिक फैक्टर्स है, उनके बारे में उन्हें नॉलेज ही नहीं होता था। तो उनको कैसे डील किया जाए, इंडिया की जो सोशल एविल्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे हैंडल किया जाए, ये नॉलेज उन लोगों को नहीं होती थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी उनकी सिविल सर्विसेज की। ठीक है, और आखिरी क्या बताया मैंने, लास्ट का पॉइंट क्या बताया था, लैक ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना है तो वो ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। ठीक है, अगर वो 10 दिन में होना है तो उसको 10 महीने लग जाते थे। उसको बोलते हैं कि एफिशिएंटली काम नहीं होना। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर कोई काम करने के लिए, जैसे अभी रिमोट बनाना है, रिमोट बनाने के लिए 10 लोगों की जरूरत है, तो यही रिमोट बनाने के लिए 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एफिशिएंसी नहीं है ना, तो वो एफिशिएंसी उस टाइम पे नहीं थी, तो ये सारी हो गई प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद लिखो मेजर्स टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सारी प्रॉब्लम ब्रिटिश के टाइम की नहीं, आज की भी सेम सिमिलर प्रॉब्लम्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की। मेजर्स टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन, पहला लिखना डिसेंट्रलाइजेशन, 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 ब्रैकेट में लिखना 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। पंचायती राज सिस्टम डैश करके लिख सकते हो जिनको पता नहीं है, पंचायती राज सिस्टम। टोटली डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, लिंकेजेस होने चाहिए सब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, मतलब जो काम जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे, जैसे कुछ कुछ काम होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो खाली लोकल सर्विसेज है ना, लोकल बॉडीज कर सकती है, तो उस काम का ठीक से डिवीजन होना चाहिए, है ना। टोटल डिसेंट्रलाइजेशन भी किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा, या फिर किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है ना। तो टोटल डिसेंट्रलाइजेशन ना होते हुए जिस लिमिट तक होना चाहिए, जो काम मतलब लोकल बॉडी का है वो लोकल बॉडी करे, जो सेंट्रल लेवल का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे, ठीक है, तो इस तरीके का डिवीजन वहां पे होना चाहिए सिविल सर्विस में, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो इनकलकेटिंग फाउंडेशनल वैल्यूज इन सिविल सर्वेंट, इनकलकेटिंग फाउंडेशनल वैल्यूज इन द सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, फाउंडेशनल वैल्यूज जो भी इसेंशियल वैल्यूज होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो सिविल सर्विसेज के अंदर, सिविल सर्वेंट के अंदर डेवलप करना, ठीक है, ये इन चीजों पे ध्यान दी गई। अगला पॉइंट लिखो प्रमोट इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, किसी भी पर्सन की इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करके उनको एज ए रिसोर्सेस यूज कर पाना, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिविल सर्वेंट के अकॉर्डिंगली ना होकर किसी भी सिटीजन के सेंट्रिक होना चाहिए, सिटीजन के अकॉर्डिंगली कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई ऑफिसर है वो 10-11 बजे आता है, पब्लिक लोग सारे 7-8 बजे से आके बैठते हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ऑफिसर को 7 बजे आना चाहिए, पब्लिक को अपने टाइम से आना चाहिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोग सिटीजन सेंट्रिक, पर ऐसा नहीं पाया जाता, ठीक है ना, तो कोशिश की जानी चाहिए कि इसको प्रमोट करें, ठीक है। अगला लिखो मेकिंग सिटीजन अवेयर, मेकिंग सिटीजन अवेयर अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, मेकिंग सिटीजन अवेयर अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो लेस पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, लेस पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। जितने भी पॉइंट अब तक लिखे सबको समझ में आ रहे हैं साथ साथ पैरेलली, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखा हमने लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मतलब जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका इंटरफेरेंस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, अगर वो इंटरफेरेंस करते हैं तो जो पॉलिसी जैसे भी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए उस तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखो बिल्डिंग प्रोफेशनलिज्म इन सिविल सर्विसेज, बिल्डिंग प्रोफेशनलिज्म इन सिविल सर्विसेज, ठीक है। अगला लिखो आउटकम ओरिएंटेड या फिर आउटकम ओरिएंटेशन, किसी भी काम को करते हुए उसका आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है ना, उसको इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए किसी भी लोगों ने, जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको। अगला पॉइंट लिखो
promoting public values and ethics in governance. Promoting public values and ethics in governance. Promoting public values and ethics in governance. Governance मतलब प्रशासन के अंदर हमें जो भी कंपोनेंट्स है एथिक्स के, मॉरल वैल्यूज को हमें प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि सिविल सर्विसेज का हमारे टाइम से, एंशिएंट टाइम से डेवलपमेंट कैसे हुआ था, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, उनको सॉल्यूशन मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए हमें क्या क्या सॉल्यूशंस यूज करने चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए बेसिक इंट्रोडक्शन हमारी सिविल सर्विसेज को लेके। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज सॉल्व करने के लिए हम एथिक्स में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज है सिविल सर्विसेज की, वो इसेंशियली उसको मैंडेटरी बना सकते हैं, या फिर सिविल सर्वेंट्स के अंदर कुछ इसेंशियल वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वैल्यूज होती है और हमारा एप्टीट्यूड क्या होता है, ये अभी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पे देखो, लिखो फिर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड related to future potential of a person, related to future potential of a person, future potential of a person. It deals with ability, capability of a person. It deals with ability, comma, capability of the person. Capability of a person. अगला पॉइंट लिख रहा, एप्टीट्यूड इज इनबॉर्न, इनबॉर्न, इनबॉर्न कॉमा इनेट लिखा हुआ है, इनेट एंड बेस्ड ऑन नेचर नॉट नर्चर, एंड बेस्ड ऑन नेचर नॉट नर्चर। ठीक है, जो हमारा एटीट्यूड होता था ना, एटीट्यूड क्या होता था, जो भी हमारी अपब्रिंगिंग जिस हिसाब से की गई होगी उस हिसाब से हमारा एटीट्यूड डिफाइन होता था। ठीक है, पर एप्टीट्यूड क्या होता है, हमारी कैपेसिटी क्या है, किसी भी काम को करने के लिए हमारी कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, वो हमारे अंदर इनबॉर्न होती है, जेनेटिकली होती है। ठीक है, वो चेंज नहीं की जा सकती। ठीक है ना, अगर कोई मतलब फिजिकल, इसमें क्या होता है, एटीट्यूड के क्या था, वो मॉरल चीजें थी। ठीक है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी किसी भी चीज को करने के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एप्टीट्यूड। बेसिकली एप्टीट्यूड का एक वर्ड है क्षमता, कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी टू डू वर्क। इतना ध्यान में रखना, अगर किसी ने लिखा नहीं तो लिख लो, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। बेसिकली एप्टीट्यूड इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, ये डिवीजन लिख लो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का। एप्टीट्यूड क्या होता है, नेचुरल होता है, इनबॉर्न होता है, जेनेटिक, या फिर पोटेंशियल, आपकी कैपेसिटी कितनी, आपका पोटेंशियल कितना है किसी भी चीज को करने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड होता है। और एटीट्यूड है बेसिकली नर्चर, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी ग्रोथ किस हिसाब से की गई है। ठीक है, कौन सी वैल्यूज को आपके अंदर इनकलकेट किया गया है, उस हिसाब से आपका फिर एटीट्यूड डेवलप होता है। एक एनवायरमेंटल होता है, कौन सी कैसी एनवायरमेंट आपके आजू बाजू में थी, है ना, उस हिसाब से आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। और एटीट्यूड जो होता है वो एक्वायर्ड सोशलाइज्ड होता है। एक्वायर्ड एंड सोशलाइज मतलब सोसाइटी जो भी कंपोनेंट्स आपके अंदर डालना चाहती है उस हिसाब से आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। डिफरेंशिएशन लिख लो इसमें एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का। एटीट्यूड क्या है, इट इज योर पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, इवेंट और किसी आइडिया के बारे में, है ना। आपके दोस्त ने आपको बताया कि यार मेरे अंदर एक बिजनेस का आइडिया है ना, उस आइडिया के लिए आपका क्या व्यू है, आप सोचते हो पॉजिटिव सोचते हो तो अच्छा है, नेगेटिव जिस तरीके का भी है, किसी भी आइडिया, इवेंट, ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन के लिए जो भी आपका एटीट्यूड होगा, है ना, आपकी थिंकिंग होगी, आपकी फीलिंग होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, उसे कहते हैं हम लोग एटीट्यूड, है ना। एप्टीट्यूड ये वर्ड बेसिकली एक लैटिन वर्ड है ऑप्टस,
एप्टस, है ना, उस वर्ड से डिफाइन हुआ। और उस एप्टस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फिटनेस या फिर एडेप्टनेस। एडेप्टनेस मतलब टफनेस आपकी, है ना, किसी भी चीज को मोल्ड करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। तो एप्टीट्यूड बेसिकली क्या होता है? इननेट इनवॉल्व पोटेंशियल होता है। एटीट्यूड क्या है? एसोसिएटेड विद द कैरेक्टर, एसोसिएटेड विद द कॉम्पिटेंस। एप्टीट्यूड क्या होता है? कॉम्पिटेंस के ऊपर डिपेंड होता है आपके। एक लॉन्ग टर्म एप्टीट्यूड एक बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होता है आपके अंदर, है ना। और आपका एटीट्यूड कैसा है वो आपकी कैरेक्टराइजेशन के अंदर दिख जाता है, ठीक है ना। ये पॉइंट है, लिखिए सबने, नोट डाउन। एटीट्यूड के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एटीट्यूड डिटरमाइंस हाउ पीपल अराइव एट करेक्ट जजमेंट और हाउ दे विल परफॉर्म गिवन टास्क। कोई भी टास्क देने के बाद आप उसको कैसे परफॉर्म करना है, आप सोचते हो कुछ चीजें, है ना, वो आपके एटीट्यूड से डिफाइन होता है। आप किसी काम को किस तरीके से करोगे, है ना। और एप्टीट्यूड से क्या पता चलता है? आप ये काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, है ना। एप्टीट्यूड इट डिटरमाइंस वेदर द पर्सन विल डेवलप स्किल टू परफॉर्म पर्टिकुलर जॉब, है ना। आप सिविल सर्वेंट तो बन गए, ठीक है, पर सिविल सर्वेंट के अंदर जो काम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए वो आपके अंदर है कि नहीं, उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड, ठीक है। फिर उसके बाद एप्टीट्यूड अगर आपके अंदर है, फिर उसके बाद आपको पब्लिक डीलिंग्स करनी पड़ेगी, है ना, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कौन से लोगों को आप कितना कितना इंपॉर्टेंस देते हो वो आपका एटीट्यूड डिफाइन करेगा कि कुछ लोगों के प्रति, उस समाज के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, उसके हिसाब से फिर आप वहां पे वर्क करोगे, ठीक है। तो ये दोनों वेरिएशन हो गया। ये कैसा है? एटीट्यूड एक मेंटल है, खाली ओनली मेंटल है, और एप्टीट्यूड मेंटल और फिजिकल दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। लिख लिया ये पॉइंट, एटीट्यूड ओनली मेंटल और एप्टीट्यूड बोथ फिजिकल एंड मेंटल। एग्जांपल्स ऑफ एटीट्यूड: कॉन्फिडेंस, कॉशन, टॉलरेंस, परमिसिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल। और एप्टीट्यूड के एग्जांपल्स क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपकी किसी चीज को लेके। वर्बल एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है आपकी, है ना, किस लेवल तक आप किसी भी सॉल्यूशन को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हो, आपकी वर्बल स्किलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके अंदर एटीट्यूड तो हो सकता है पॉजिटिव, पर आपके अंदर अगर वो कैपेसिटी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका वर्बल कम्युनिकेशन ही उतना डेवलप नहीं है, तो आप उस चीज को नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल भी मेरे अंदर नॉलेज है, ठीक है, पर मुझे वो एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी ही नहीं है, मतलब मेरे पास वो एप्टीट्यूड ही नहीं है, तो मैं टीचर नहीं बन पाऊंगा अच्छा। समझ में आ रहा है? ये क्वालिटी बहुत लोगों में होती है, मतलब नॉलेज तो बहुत लोगों के पास होता है, बट वे ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एप्टीट्यूड उनका अच्छा नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए वो लोग लैकिंग रह जाते हैं स्किल्स में। ये चीज है। फिर है रीजनिंग एप्टीट्यूड, फिंगर डेक्सटेरिटी, विजुअल मेमोरी। किसी भी चीज के विजुअल्स देखने के बाद उसके आपका रिएक्शन कैसे होना, हैंडलिंग कैसे करना, ठीक है, वो काफी फास्ट होता है कनेक्शन उसके अंदर। ये सारे एग्जांपल्स हो गए। अब लिख लो हेडिंग, एप्टीट्यूड वर्सेस स्किल, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। ठीक है। अब देखो एप्टीट्यूड क्या होता है ना, आपके अंदर की बेसिक कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसके अंदर जब आप स्किल को ऐड ऑन करते हो तो वो एक बहुत अच्छा फॉर्म बन जाता है ना। फिर वैसे ही एबिलिटी आपकी डेवलप हो जाती है उसमें, और अगर आप इंटरेस्ट लेके उस चीज को करते हो तो एक बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर उनका एक फ्रेंड था विनोद कामली, या फिर विराट कोहली ले लो, और उनके पैरेलली जितने भी प्लेयर्स थे, रॉबिन उथप्पा, या फिर जितने भी लोग थे, जब वो क्रिकेट में आए तो अभी वो स्टे नहीं कर रहे हैं, मतलब होल्ड नहीं किए, पर विराट कोहली अभी भी स्टे करके चुका है ना इंडियन क्रिकेट में। तो ऐसी कौन सी कैपेसिटी थी, मतलब एप्टीट्यूड तो सबके अंदर था, रॉबिन उथप्पा के अंदर भी था, विराट कोहली के अंदर भी था, ठीक है ना, पर वो सर्वाइव नहीं की क्रिकेट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि विराट कोहली ने अपनी स्किल के ऊपर काम किया, एबिलिटी के ऊपर काम किया, और उनका इंटरेस्ट था इस फील्ड में, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक लॉन्ग टर्म के लिए हमें एक अच्छा गिव अवे देके जाती है, ठीक है।
तो पहला लिखना एबिलिटी। आपके अंदर एप्टीट्यूड है, मतलब आपके अंदर कैपेसिटी है, पर आप एक एबिलिटी एबल हो कि नहीं, आप सोचते हो कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, उसके ऊपर भी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। थिंग्स यू कैन डू, है ना, एबिलिटी, कौन सी चीजें आप कर सकते हो। फिर है स्किल, एबिलिटी, आपकी एबिलिटी प्लस प्लस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, है ना, वो है। जैसे एग्जांपल आंसर राइटिंग, है ना, आप लिख पाते हो नहीं लिख पाते, आपके अंदर एबिलिटी है, पर आपने अगर प्रैक्टिस ही नहीं की उसकी तो कुछ फायदा नहीं है उसका, उसका आपका आउटपुट नहीं मिलेगा, है ना। तो जब एबिलिटी और प्रैक्टिस दोनों मिक्स होते हैं तो आपकी स्किल बनती है किसी चीज के अंदर, है ना, उसमें लिख लो। ठीक है, बेसिक मैथ्स की प्रैक्टिस करना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन करना, ये 10th लेवल 11th 12th लेवल का बच्चा कर सकता है ना। पर जो इंजीनियरिंग लेवल का मैथमेटिक्स होता है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, ज्यादा से ज्यादा समस्या उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर जाके आपका जो कैट का एग्जाम वगैरह है वो आप निकाल सकोगे। और अगर आपने उससे बहुत ही ज्यादा स्किल हासिल कर ली तो आप बन सकते हो, कैट का एक प्रोफेसर भी बन सकते हो उसके अंदर, है ना। तो ये होता है कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो इस तरीके से हमारी चीजें डेवलप होती जाती है। फिर है बेसिकली वही है। तो क्या होगा, ठीक है, उसके बाद लिखना एप्टीट्यूड वर्सेस इंटेलिजेंस। एप्टीट्यूड इज नॉट सेम एज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जैसे एप्टीट्यूड नहीं हो सकता, है ना। जिनका आईक्यू सेम है, कुछ कुछ एक एक पर्सन बिजनेसमैन बनेगा, कुछ और जो है वो कोई मिलिट्री ऑफिसर बन सकता है ना। तो सबका एप्टीट्यूड भी अगर सेम है फिर भी, इंटेलिजेंस अगर सबका सेम है फिर भी एप्टीट्यूड डिफाइन करता है कि आप क्या बन सकते हो, ठीक है ना। हो गया लिखो, ठीक है, एप्टीट्यूड वर्सेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब आपके पास स्किल नहीं है पर आप उसको करना चाहते हो, है ना, आपके पास उतनी स्किल नहीं है पर आपको क्रिकेटर बनना है, एक्टर बनना है, ठीक है ना। ये सारी हो गई आपकी इंटरेस्ट है, पर आपके पास स्किल नहीं है उतने लेवल की। एप्टीट्यूड तो होता ही है आपके अंदर, है ना, पर जब आप उसके अंदर स्किल का इम्प्लीमेंटेशन कर देते हो, वहां पे ऐड ऑन कर देते हो, तो वो वहां से शुरू होता है आपका ओरिजिनलिटी, वहां से दिखती है फिर। देखो, सारे पर्सन के अंदर एप्टीट्यूड सेम ही था, ठीक है ना, बट यहाँ पे चेंज है, एप्टीट्यूड का एटीट्यूड का चेंज है, एप्टीट्यूड का, इंटरेस्ट का, एबिलिटी का और स्किल का, ठीक है ना। जितने भी यहाँ पे लोग दिख रहे हैं ना उनके अंदर एप्टीट्यूड सेम है, मतलब एबिलिटी टू डू समथिंग सेम है, पर इनका एटीट्यूड इन्होंने अलग था, हेटेड टुवर्ड्स जीव था, है ना। एटीट्यूड मतलब किसी चीज के लिए पॉजिटिव या निगेटिविटी, जीव के लिए इनके अंदर निगेटिविटी थी, तो उन्होंने उस चीज का यूज करके वहां पे अलग उसका यूज किया था, पता है ना हिटलर के बारे में सबको। फिर है क्या है, ब्रेटली है, ब्रूसली, सॉरी ब्रूसली, ठीक है, मतलब इनके लिए किसी किसी चीज के अंदर स्किल थी इनकी, तो उन्होंने अलग से उसको यूज किया, एप्टीट्यूड अपना डेवलप किया। फिर है इंटरेस्ट, बॉलीवुड हीरो बनना है बचपन से, है ना, इंटरेस्ट है पर उसके ऊपर स्किल नहीं की, काम नहीं की, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, ठीक है। उसके बाद है एबिलिटी, एबिलिटी कैसे डेवलप होती है, आप किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद आपकी किसी चीज में एबिलिटी डेवलप होती है। फिर है स्किल, ठीक है, जब आप बेसिक मैथ्स के समेशन करते हो तो उतनी डेवलप नहीं होती, पर जब आप उसको बार बार कर करके एक स्किल उसके अंदर डेवलप कर लेते हो तो परफेक्शन आता है। जैसे जैसे विराट कोहली का कवर ड्राइव है ना, तो उसमें परफेक्शन आता है उस चीज से। तो ये चीजें हो गई, ये लिख लो, एप्टीट्यूड डील्स विथ एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड कंपैशन। किसी चीज को, किसी काम को करने की आपकी एबिलिटी, है ना, कैपेबिलिटी, कर पाओगे नहीं कर पाओगे उस चीज के लिए, कंपैशन नहीं मुझे ये चीज करनी ही है ना, उसके लिए आपका डेडिकेशन, आपका कंपैशन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है एप्टीट्यूड के अंदर। ये सारी चीजों से मिलके बनता है आपका एप्टीट्यूड।
एप्टीट्यूड डील्स विद एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड कंपैशन। ठीक है, वही है कि अगर एप्टीट्यूड ठीक है, पर आपके पास अगर एप्टीट्यूड ही नहीं है तो आप किसी पर्टिकुलरली काम को कर नहीं सकते। ठीक है ना, अगर कोई बच्चा बेसिकली मैथ्स के समेशन नहीं कर पाता तो इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे लेगा, है ना। तो ये इजी नहीं है उसके लिए, तो उसके लिए पहले उसका एबिलिटी पे काम करना, स्किल पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको उसको वो देना चाहिए, स्किल देना चाहिए। ठीक है, सिविल सर्विसेज के अंदर एप्टीट्यूड का यूज कैसे कर सकते हैं, ये फ्लो चार्ट बना लो एक बार आप, एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज। एक सिविल सर्वेंट को एप्टीट्यूड का यूज कैसे करना चाहिए। ठीक है, जब कोई भी सिविल सर्वेंट बनता है तो ऑब्वियस है कि वो हार्ड वर्किंग होगा ही। ठीक है, पहली क्वालिटी होती है हार्ड वर्किंग। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर होनी चाहिए वर्किंग थ्रू द डेडलाइंस, जो भी डेडलाइंस अपने सीनियर्स ने उसको दी हुई है उस पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर उस काम को कंप्लीट करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है परसिवरेंस, है ना। कोई काम में अगर फेलियर आ रहा है तो उसके जो भी निगेटिव्स है उसको जान के फिर से उस काम को पूरा करने की कोशिश करना, उसको बोलता है परस्यू करना किसी भी काम को, परसिवरेंस। बार बार फेलियर आने के बाद भी यूपीएससी के कंटिन्यूएशन में अटेम्प्ट देना, उसको बोलते हैं परस्यू करना। अगली क्वालिटी है एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट पीपल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में आपको हर रोज अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, तो सबसे आपको अलग एक एक बिहेवियर में डीलिंग करनी है ना। तो उसके अंदर उसके लिए आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट पीपल। फिर है लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, करेज, एबिलिटी, अलर्टनेस, बियरिंग, एंड्योरेंस, एंथुसियाज्म। ये सारी क्वालिटीज जो भी लीडर की क्वालिटीज होती है, लीड फ्रॉम द फ्रंट, ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। फिर है डिसीजिवनेस और गुड हेल्थ, किसी भी चीज के उधर डिसीजन लेने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर है एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अभी पैंडेमिक के टाइम पे आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका एरिया है आपके अंदर, उसके अंदर जितने भी लोग हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होनी चाहिए कि कोई डिसीज स्प्रेड नहीं हो, है ना। उसके लिए अपना लॉन्ग डिस्टेंस वो सब मेंटेन करो ना, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, ये सारी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबकी। उसके बाद है विथ स्टैंड विद द सिविल सर्विसेज वैल्यू, जो भी सिविल सर्वेंट की जो बेसिक वैल्यूज होती है उसके होल्ड करके आप रहो, है ना, उन वैल्यूज को हमेशा फॉलो करो अपने बिहेवियर में। ये चीजें हैं, कर लिया नोट डाउन सबने। ठीक है, एक सिविल सर्विसेज के सिविल सर्वेंट के अंदर कौन से एप्टीट्यूड की वैल्यूज होनी चाहिए उसके बारे में दिया हुआ है। तो कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, पहला है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल होना चाहिए सिविल सर्वेंट कोई भी। ठीक है, उसके अंदर फिर उस प्रोफेशन के लिए कौन सी चीजें होनी चाहिए, जो वैल्यूज है वो होनी चाहिए, वो सब लिख लो, हेडिंग ये डालना है आपको। सिविल सर्वेंट कैन बी कंसिडर्ड कॉम्पिटेंट इफ हिज एप्टीट्यूड कंसिस्ट ऑफ, कॉम्पिटेंट मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो सर्वाइव कर पाएगा एज ए सिविल सर्वेंट पब्लिक डीलिंग्स के अंदर, अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज होंगी। कौन सी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में क्या क्या चीजें आती है, एक्सपर्टीज, है ना। जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो मुझे किसी पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड में अगर मैं जाता हूँ तो ऑब्वियस है कि मैं वहाँ पे अच्छा काम कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अगर मैं चला गया तो बेसिकली मैं वहाँ पे अच्छे अच्छे प्रमोशन कर सकता हूँ या फिर अच्छी चीजों को इम्प्लीमेंटेशन में ला सकता हूँ। ये हो गई मेरी एक्सपर्टीज उस काम के लिए। ठीक है, अगर या फिर मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, मेरा हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर मैं आर्कियोलॉजिकल सेक्टर में जब जाऊंगा, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाऊंगा, तो हो सकता है कि मैं वहाँ पे बहुत अच्छा काम करूंगा। ठीक है, अगर मेरा डांसिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जाऊंगा तो अच्छा काम कर सकूंगा। ठीक है, एक्सपर्टीज होनी चाहिए। फिर है एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी मतलब आपका टारगेट है कि एक दिन के अंदर आपको 10 गांव में जाके सर्वे करना है,
एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। पर आप एक दिन में बस 2 ही गांव कंप्लीट कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, आपकी इनएफिशिएंसी हो गई। एफिशिएंसी कब बोलते हैं, 10 की जगह आपने 11 गांव का सर्वे कर लिया, तो ये हो गई आपकी काम के प्रति आपकी एफिशिएंसी, कार्यक्षमता, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मराठी में, हिंदी में। अगला है फिर रिस्पॉन्सिवनेस, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है वो किस कैपेसिटी तक, किस लिमिट तक आप कंप्लीट कर पाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर है कमिटमेंट, कमिटमेंट तो पता ही है ना। फिर है ड्यूटीफुलनेस, ऑब्जेक्टिविटी, जो भी काम आपने किया है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 गांव का सर्वे किया, तो सर्वे करने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपने आपके सर्वे के अंदर नोट डाउन कर ली। वो काम देखने के बाद कोई भी आपको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकता, मतलब आपने ये काम ठीक से नहीं किया, ये किसी ने बोलना नहीं चाहिए, है ना। उस चीज के अंदर आपकी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटी को बोलते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। फिर है सोशल कॉम्पिटेंस, ठीक है। सोशल कॉम्पिटेंस मतलब सिविल सर्वेंट के अंदर सोशल कॉम्पिटेंस बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोफेशनल से ज्यादा। सोशल कॉम्पिटेंस मतलब किसी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस को, किसी भी सोसाइटी को कितना आप समझ पाते हो, कितना उनसे कोरिलेट कर पाते हो, है ना। आप हो महाराष्ट्र से और आप जा रहे हो तमिलनाडु केरला के अंदर, वहां के सोसाइटी को, वहां के स्ट्रक्चर को, वहां के लिंग्विज्म को आपको समझना पड़ेगा, तभी कोई पॉलिसी वहां पे आप इम्प्लीमेंटेशन ठीक से कर पाओगे, ठीक है। तो पहला था आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, फिर है सोशल कॉम्पिटेंस। ये बेसिकली रिलेटेड होता है किसी भी सोसाइटी के एथिक्स के अंदर, एथिक्स से वो उसका रिलेशन होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर सोसाइटी के एथिकल नॉर्म्स थोड़े बहुत वैरी होते हैं हर जगह पे जब जाओगे तो। इंडिया के अंदर इतनी सारी सोसाइटीज है, इतना सारा अलग अलग कल्चर है, 28 स्टेट्स है हमारे पास, तो ऑब्वियस है कि सबका कल्चरल वैल्यूज, सबके कल्चरल इथोस, एथिक्स सबके बेसिकली थोड़े बहुत एक दूसरे मतलब अलग अलग होते होंगे, ठीक है ना। तो वहां पे जाके वहां के सोसाइटी से रिलेट करके उनकी पॉलिसीज को समझना, उनको समझ के उनके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज को डिजाइन करना, डेवलप करके इम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती है। फिर है एथिकल कॉम्पिटेंस, आप प्रोफेशनली स्टेबल हो, आपने उनकी सोसाइटी को भी समझ लिया, फिर भी जो भी एथिकल कॉम्पिटेंस की एसेंशियलिटी है वो भी आपके अंदर पैरेलली होनी चाहिए। किसी किसी इश्यूज के अंदर एथिक्स के बहुत सी वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, बहुत से इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। इस टाइम पे जब आप एथिकली न्यूट्रल होते हो, एथिकली कॉम्पिटेंट होते हो, तो आप लोगों के बेसिक जो भी इश्यूज है उनको समझ के बेसिकली जो राइट वे में आप उनको सॉल्व कर सकते हो। एथिकल कॉम्पिटेंस में क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग इंट्रिकेसेस ऑफ एथिक्स, अलग अलग केसेस कौन से इन्वॉल्व है, कौन सी वैल्यूज इन्वॉल्व है, पहला। दूसरा लिखो फाइनल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। जिस एरिया में भी आप जा रहे हो, जिस सोसाइटी में आप वर्क कर रहे हो, वहां के लोगों का ह्यूमन बिहेवियर को कितना आप समझ पाते हो, कौन से लेवल तक फाइनली आप उनको समझ पाते हो, ठीक है। फिर है फाइनल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और आखिरी है एबिलिटी टू विथस्टैंड एथिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। किसी ट्राइबल एरिया में जाके फंस गए हो, आपको उनका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, उस टाइम पे भी आप अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को कितना फॉलो कर पाते हो, है ना, एथिकल वैल्यूज को उनके साथ कितना जस्टिफाई, उनके साथ कितना जस्टिस कर पाते हो, ये है एबिलिटी आपकी। क्लियर, क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है एप्टीट्यूड। फिर है इमोशनल कॉम्पिटेंस, आप कहीं पे जा तो रहे हो, पर आपका उस टाइप पे जो पर्सनल इमोशन है, पर्सनल वैल्यूज है, आपकी आपकी फैमिली है ना, पर्सनल रिलेशनशिप में भी आप कैसा मेंटेन रख पाते हो। पर्सन इज एबल टू रेगुलेट वन ओन इमोशन, ठीक है। आपका पर्सनल इमोशन, कभी कभी आप हाइपर हो जाते हो, कभी गुस्सा कर देते हो किसी चीज पे, तो इन सब चीजों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, उसको बोलता है इमोशनल कॉम्पिटेंस। कभी कभी क्या होता है ना, आपके पास इंटेलिजेंस होता है, नॉलेज होता है, फिर भी आप फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन बन जाते हो, क्यों, क्योंकि आप लोगों के इमोशनल इंटेलिजेंस को हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है ना। आपको पता है कि आप भी सुबह से काम कर रहे हो, 5 बज गए, 6 बज गए, है ना, आपका जो कोऑर्डिनेटर है वो भी सुबह से काम कर रहा है, पर उस टाइम पे भी आपको कुछ ना कुछ उससे काम करा के लेना है। तो आप इंटेलेक्चुअल हो, पर आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका जो इमोशन है उसको आप कैसे यूज करके उसको यूटिलाइज कर पाते हो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग इमोशनल कॉम्पिटेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। स्लिप ऑफ टंग को कैसे हैंडल करते हो आप, कभी कभी आपसे गाली निकल जाती है ना, तो ये सारी चीजों का आप कैसे हैंडल कर पाते हो, उसको बोलते हैं इमोशनल कॉम्पिटेंस।
इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर, जैसे पैंडेमिक के अंदर, है ना, कोई अचानक से, जैसे केरला के अंदर एक वायरस फैल गया था, याद है आपको, पिछले कोरोना से पहले था एक वायरस, हाँ, निपा निपा वायरस, है ना, तो वो बस केरल में ही आया था, वो जो अपना बैट होता है, बैट से वहां पे वो इन्फेक्शन फैल गया था, तो वो कोरोना से भी बहुत ज्यादा डेंजरस था, उसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, 5 to 6% मोर्टेलिटी रेट था, कोरोना में तो 1 to 2% था खाली, है ना, तो उस वायरस को उन्होंने स्प्रेड होने से नहीं होने दिया, क्योंकि वो भी कम्युनिकेबल था, तो कैसे किया उन्होंने ये सब, इमरजेंसी सिचुएशन पे कैसे उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया होगा, तो वो था उनका इमोशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है, मतलब डर नहीं जाना किसी भी चीज को, फिर भी उसको फेस करना, ठीक है ना। ठीक है, वो जो अपना डिपार्टमेंट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक ट्रेनिंग होता है ना, जब आप ऑफिसर बन के जाते हो तो आपको जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, वो एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो मैनुअल वो देते हैं, तो उसमें एक हॉलिस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर कौन सी चीजें आती है वो वहां पर बताई गई है, तो इसको नोट डाउन कर लो, ये ऑफिशियल है, मतलब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के अंदर हॉलिस्टिक कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन ये दी गई है। पहला है इथोस को फॉलो करना है आपको, है ना, किसी भी सोसाइटी के अलग अलग बिलीफ होती है, अलग अलग एथिकल वैल्यूज होती है, सोशल कंडक्ट होता है, तो वो आपके अंदर उनको आपको इनक्लूड करना है, ठीक है, तो उन वैल्यू को फॉर्म करके एक सोसाइटी बनती है, ठीक है, तो उस सोसाइटी के कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं, उस एथिक्स को फॉलो करना है ना, और एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी वैल्यूज है आपके अंदर, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन करना है, अगर कोई लॉ है, कोई एक्ट है, वो गवर्नमेंट आपसे वहां पे उस जगह पे जाके इंप्लीमेंटेशन करवाना चाहती है, तो आपके अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए कि आप उस लॉ को वहां पे जाके इंप्लीमेंट कर पाओ। फिर है इक्विटी, सोसाइटी के हर कंपोनेंट को आपको इक्वली ट्रीट करना है, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, किसी को कम इंपॉर्टेंस नहीं, ये मेरी कास्ट का है, मेरे रिलीजन का है, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दूंगा, ये नहीं चलेगा वहां पे, है ना, सबको इक्वली ट्रीट करना है, इक्विटी होनी चाहिए आपको। ये चार बेसिकली हॉलिस्टिक कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन आपके डिपार्टमेंट डीओपीटी के वहां पे मैनुअल में दी गई है। ठीक है, आपके अंदर कितना भी एप्टीट्यूड हो, कितने भी कैपेसिटी हो काम करने की, पर जब तक आपका सोशलाइजेशन ठीक से नहीं होता, सोशल वैल्यूज का इनकलकेशन आपके अंदर ठीक से नहीं होता, आप उस एप्टीट्यूड का यूज ठीक से नहीं कर सकते, है ना, किसी भी चीज को यूज करने के लिए उसका एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है ना, वो पता होना चाहिए, ठीक है, कोई क्वालिटी आपका अगर आपके अंदर है, आपको पता ही नहीं कि वो क्वालिटी आपके अंदर है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जो भी एप्टीट्यूड आपके अंदर है वो रिप्रेजेंट कब होता है, जब सोसाइटी आपको उसका रिप्रेजेंटेशन दिखाती है ना, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मेरे अंदर ये करने की कैपेसिटी है और मैं ये चीज कर सकता हूँ, और वो कब आती है, जब आपका पीयर ग्रुप, आपका फ्रेंड सर्कल आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपकी फैमिली वाले आपको कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं, तेरे अंदर ये चीज है तो इसको कर सकता है, ठीक है ना, तो सोशलाइजेशन भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इस चीज के अंदर। एक हेडिंग पॉइंट डाल देना, सोशलाइजेशन ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, socialization also plays important role in inculcating and formation of aptitude of individual, formation of aptitude of individual, ठीक है ना, उसके बाद लिखना क्रिटिसिज्म, एप्टीट्यूड का क्रिटिसिज्म क्या है, इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है ना, इट इज डिफिकल्ट टू नो व्हाट इज राइट पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल तो सबके अंदर है, पर क्या राइट पोटेंशियल है कि कौन सी एनर्जी, कौन सा एप्टीट्यूड का आप किस डायरेक्शन में यूज करने वाले हो, ये डिफाइन नहीं कर किया जा सकता, है ना, कोई कोई इसको नेगेटिव वे में यूज करता है, फॉर एग्जांपल हिटलर, और ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है जिन्होंने अपने एप्टीट्यूड को एक गलत वे में यूज किया है ना, तो ये एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म है, ठीक है, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी चीज को, मतलब आप उनको जज नहीं कर सकते कि अगर किसी का बिहेवियर आपके साथ अच्छा है तो उसके पीछे उसका एप्टीट्यूड है या फिर एटीट्यूड है, ये भी एक प्रॉब्लम है। Difficult to clearly distinguish that whether a good behavior is due to aptitude or attitude। फिर है, तो ये था बेसिकली हमारा एप्टीट्यूड, है ना, एप्टीट्यूड का फॉर्मेशन क्या होता है, एप्टीट्यूड के बेसिक जितने भी कंपोनेंट्स थे, जितने भी डिबेट थे, ये सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है, तो अगला है अपना हेडिंग डालो,
फाउंडेशनल वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज, फाउंडेशनल वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज। ठीक है, एक सिविल सर्वेंट को सिविल सर्विसेज के अंदर कौन सी वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है ना, कौन सी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, सारी हमें अभी देखनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल रैलीज के अंदर सिविल सर्वेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, भले वो कितना भी बड़ा मोदी भक्त होगा, फिर भी उसको पब्लिक लाइफ में किसी भी रैली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आपके अंदर है कि नहीं है, वो वहां से दिखती है। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए? ठीक है, ये लिख लो, वैल्यू की ओरिएंटेशन कैसे होनी चाहिए। कुछ वैल्यू होती है जो एंड ओरिएंटेड होती है, जैसे यूटिलिटेरियन था हमारा, है ना, वो क्या होती है, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के लिए होती है। एंड ओरिएंटेड मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल का भला ना करके सारी सोसाइटी का वेलफेयर करना, उसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, सबके साथ होना चाहिए। दूसरा है मीन्स या फिर प्रोसेस ओरिएंटेड, एम्पथी, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, ये किसी इंडिविजुअल के लिए आपकी वैल्यूज हो सकती है। जैसे किसी इंडिविजुअल के लिए आपकी एम्पैथी हो सकती है, किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए आप उनके लिए अच्छा सोचते हो, है ना, और ये भी ध्यान में रखते हो कि उन सोसाइटी के उस सेक्शन के साथ इम्पार्शियलिटी ना हो, उनका वेलफेयर हो। जैसे बीपीएल हो गए, बीपीएल लोग हो गए, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके साथ इंजस्टिस ना हो, इसका ध्यान रखते हो। फिर इंटीग्रिटी है, ठीक है, एट अ पर्सनल लेवल पे जो भी काम आपको दिया जाता है वो आपको उसको एकदम अच्छे से पूरा करते हो, फिर डिसिप्लिन के साथ करते हो, है ना। तो ये आपकी हो गई मीन्स ओरिएंटेड, मतलब प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, उसको ओरिएंटेड कुछ कुछ वैल्यूज है, और कुछ एंड गोल प्रोसेस ओरिएंटेड है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जब सिविल सर्वेंट एक एडमिनिस्ट्रेशन के एक ब्यूरोक्रेट के रूप में जब काम करता है ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में डीलिंग करते वक्त कुछ ना कुछ बैलेंस हमें करना पड़ता है, कुछ वैल्यूज की कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे सिविल सर्वेंट को कुछ वैल्यूज की स्टडी होना, कुछ नॉलेज होना, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। जब आप पास होकर ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज की टीचिंग, वैल्यूज इंकल्केशन पे काम आपके किया जाता है, ठीक है ना। तो वैल्यूज का होना एक सिविल सर्वेंट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, और वैल्यू के बारे में न्यूट्रल होना, ठीक है ना। बहुत सी वैल्यूज तो होती है पर आप उसके अंदर बायस नहीं हो सकते, वैल्यू न्यूट्रल होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये कब होगा, जब आपको उस वैल्यू के बारे में टोटली पता होगा तब, ठीक है। और एथिक्स में, वैल्यूज का एथिक्स में और गवर्नेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर एआरसी रिपोर्ट आई हुई है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बैठे थे दो, पहला था 1980 समथिंग में और दूसरा था 2000 में बैठे थे, तो ठीक है, इन दोनों रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सारी रिपोर्ट दी गई है, तो उससे डिफाइन होती है कि कौन सी वैल्यूज हमारे सिविल सर्विसेज के अंदर होनी चाहिए। लिख लो, फाउंडेशनल वैल्यूज आर दोज वैल्यूज विच आर, फाउंडेशनल वैल्यूज आर दोज वैल्यूज विच आर, कौन सी होती है जो फाउंडेशनल वैल्यूज होती है, फंडामेंटल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशन, उस प्रोफेशन के लिए कोई भी इसेंशियल चीजें होती है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, फंडामेंटल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशन। फिर है डिटरमाइंस द कोर आइडेंटिटी और डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी चीज का जो कोर है वो उसको डिफाइन करती है, वो उसको दिए फाउंडेशनल वैल्यूज। फिर है इसेंशियल फॉर रियलाइजिंग, essential for realization of objective by that organization and profession। जैसे सिविल सर्विसेज है, तो सिविल सर्विसेज का इसेंशियल कौन सी फॉर्मेट होगी, ये सारे वहां पे फोकस करना पड़ता है, ठीक है। फाउंडेशनल वैल्यूज किसे बोलते हैं हम लोग, है ना,
किसी भी चीज का कोर क्या होगा, फाउंडेशन किस चीज के बेसिस पे होगा, उसको बोलते हैं उसकी फाउंडेशनल वैल्यूज। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल मीडिया। मीडिया की फाउंडेशनल वैल्यू क्या होनी चाहिए? फ्री एंड फेयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। किसी भी न्यूज को उन्होंने फ्री एंड फेयरली दिखाना चाहिए, और उसको उनके जो व्यूज होते हैं वो किसी के ऊपर टिल्टेड नहीं होता है, होने चाहिए, किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए उन्होंने, बायस नहीं होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, ठीक है ना। बिजनेस, बिजनेस की फाउंडेशनल वैल्यूज कौन सी हो सकती है? एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट। बिजनेस कोई क्यों करता है? ऑब्वियसली प्रॉफिट मेकिंग के लिए करता है ना। तो एफिशिएंसी और प्रॉफिट वहां के बेसिक है। फिर है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी की फाउंडेशनल वैल्यू कौन सी है? किस चीज के ऊपर सिविल सोसाइटी बेस्ड है? पहला है सेल्फलेसनेस और किसी पब्लिक कॉज के ऊपर, है ना। फिर है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज की फाउंडेशनल वैल्यूज क्या हो जाएगी? इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, एम्पैथी और ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, कौन से फाउंडेशनल वैल्यूज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इनको नोट डाउन करें। पहला है इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, कंपैशन, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, एम्पैथी, ये सारी फाउंडेशनल वैल्यूज को नोट डाउन करें। इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, एम्पैथी, कंपैशन, टॉलरेंस, ऑब्जेक्टिविटी, करेज, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। जो नॉर्डिक कंट्रीज है ना, वहां पे एक नोलन कमिटी थी, नोलन कमिटी आई थी, उनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली कुछ वैल्यूज थी जो सिविल सर्विसेज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, तो उनके अकॉर्डिंगली कौन सी वैल्यूज थी वो हमें देखनी होगी इन सबको देखने के बाद में। नियर अबाउट 6 to 7 वैल्यूज है जो नोलन कमिटी ने दी गई है। ओके, पहला लिखना फिर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी हिंदी में लिख लेना ब्रैकेट में, सत्यनिष्ठा। इंटीग्रिटी मीन्स एनीथिंग विच इज अनडिवाइडेड। Integrity is the holistic concept of values where person matches his thoughts and values, है ना। किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर आपकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, बेसिक वैल्यूज है, उनके लिए आप कांस्टेंट रहते हो, वो चेंज नहीं होती आपकी, है ना, इसलिए बोलते हैं आपकी इंटीग्रिटी, है ना। एक सिविल सर्विसेज के अंदर सबसे, अगर आपको इंटरव्यू पूछा जाए कि कौन सी वैल्यू, कौन सी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो पहला है इंटीग्रिटी, कि आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में अपने वैल्यूज से हटोगे नहीं, ठीक है, ये होती है इंटीग्रिटी। उनकी वैल्यू सिस्टम कंसिस्टेंट होती है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम, जितने भी आपकी बेसिक वैल्यूज है, बेसिक इंस्टिंक्ट है, उनको आप हर कंडीशन में फॉलो करते हो, वो हमेशा कंसिस्टेंट होती है।
ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रिटी, पहला है स्टेट ऑफ अनकरप्टिवनेस, करप्ट नहीं होते आप। अपब्राइटनेस, ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, आखिरी है एबिलिटी टू स्टैंड बाय वैल्यूज इन डिफरेंट सिचुएशन। जब आप किसी भी सिचुएशन के अंदर अपनी वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हो तो ऑब्वियस है आप करप्शन कर ही नहीं सकते, है ना। फिर है अपब्राइटनेस, जो भी पर्सन इंटीग्रेट होता है अपनी वैल्यूज के लिए उनकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। फॉर एग्जांपल अब्दुल कलाम साहब, है ना, जब वो किसी ब्यूरोक्रेटिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने क्वेश्चन किया था किसी ब्यूरोक्रेट ने कि सर आपका इतना बड़ा करियर है 40-50 साल का, आपको कभी किसी ने करप्शन करने के लिए नहीं बोला क्या? ठीक है, जैसे क्या होता है ना, जब आप किसी सिविल सर्वेंट बन के जाते हो तो मोस्टली टाइम ऐसे होता है कि आपका जो सीनियर है वो सीनियर ही आपको बोलता है कि आप करप्शन करो। ठीक है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन ब्यूरोक्रेट ने पूछा था उनसे कि सर आपको किसी आपके सीनियर ने नहीं कहा कि क्या करप्शन करो। ठीक है, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि मुझे ऐसे इंसिडेंसेस कभी फेस नहीं करने पड़े क्योंकि मैंने खुद की एक ब्रांड वैल्यू उस हिसाब से डेवलप की है। ठीक है, तो लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये कलाम है तो डेफिनेटली ये करप्शन नहीं करेगा। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं किया उन्होंने? क्योंकि उनकी जो वैल्यूज थी उन्होंने हमेशा उनको फॉरवर्ड किया था और जो अपना एक पर्सनैलिटी है तो पर्सनैलिटी उन्होंने उस हिसाब से डेवलप करके रखी थी। तो ऑब्वियसली है जब भी किसी जगह पे वो जाते थे ऑब्वियसली कि उनको कोई करप्शन करने बोल ही नहीं सकता था। ठीक है, ये होती है अपब्राइटनेस, एक पर्सन की, एक ऑफिसर की जो भी फीलिंग, जो भी बेसिक इंस्टिक्ट होती है वो रिप्रेजेंट हो ही जाती है उसकी इंटीग्रिटी के थ्रू। फिर जो उसका वर्क कल्चर होता है, उसका स्टाफ होता है, उसके कलीग होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली उस पर्सन के साथ बिहेव करते हैं, उसको बोलते हैं हम अपब्राइटनेस, है ना। ब्राइटनेस दिखती है उस पर्सन की उसके पर्सनैलिटी से। अगला है ऑनेस्टी, कोई भी काम करते हो तो आप उसके प्रति ऑनेस्ट रहते हो। ठीक है, फिर है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, अगर कोई चीज है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है, इशू दिख रही है तो आप डायरेक्टली बोल देते हो क्योंकि आपके अंदर कोई वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, है ना। आप अपने वैल्यू के लिए ओबीडियंट हो, ऑनेस्ट हो, तो जितने भी इश्यूज होंगे जो आप काम नहीं कर सकते हो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो काफी, क्योंकि माइंड के अंदर जब आपकी चीजें क्लियर होंगी तभी आप किसी को डायरेक्टली आंसर कर सकते हो उस चीज के बारे में। अगर आपके खुद के अंदर ही अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी चीज को लेके तो आप डिसीजन लेने में टाइम लगा सकते हो। ठीक है, पर जो पर्सन इंटीग्रेट होता है ना, इंटीग्रिटी जिसके अंदर होती है वो बहुत तुरंत डिसीजन लेता है किसी चीज के लिए। ठीक है, फिर अगला है एबिलिटी टू स्टैंड बाय वैल्यूज इन डिफरेंट सिचुएशन, ये मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है ना, ये होते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, इंटीग्रिटी के, है ना। एग्जाम्पल क्या है, जब भी आप सिविल सर्वेंट बनते हो तो आप एक ओथ लेते हो, है ना, अपने एक्शन के प्रति ओबीडियंट रहने की। ठीक है, तो उस चीज को आप कैसे फॉलो करते हो ये आपकी इंटीग्रिटी है ना। जैसे सिविल सर्वेंट हो तो आपको काम कर सकता है पीएमओ में, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सीएमओ में काम करना पड़ सकता है, वहां पे कुछ कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप कितना इंटीग्रेट रहते हो वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफिस में बाहर जाकर लीक ना करो। ठीक है ना, तो वहां पे आपकी इंटीग्रिटी दिख जाती है। इसको एग्जाम्पल को आप नोट डाउन कर लो, आपको अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प होगी। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग रिलेट नहीं कर पाते, इंटीग्रिटी क्या हो गई, कहाँ से आई कहाँ गई, कुछ समझ नहीं आता। नोट डाउन, एग्जाम्पल नोट डाउन करोगे तो समझ में आएगा कि कोरिलेट कर पाओगे बाद में आप। एग्जाम्पल, सिविल सर्वेंट टेक ओथ टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन दैट शुड ऑल्सो मैच हिज एक्शन। जो आप ओथ लेते हो आपकी एक्शन में दिखनी चाहिए वो। फिर है सेल्फ सिंसियरिटी, किसी भी काम करने के लिए खुद की एक ओबीडियंटिलिटी होनी चाहिए ना, सेल्फ सिंसियरिटी वो भी एक एग्जांपल है आपकी इंटीग्रिटी का। खुद के लिए कमिटमेंट होती है ना। 5 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है तो नहीं, खुद के लिए पढ़ना है ना, खुद को पता होना चाहिए मैं ओबीडियंटली पढ़ रहा हूँ, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। जब अकेले बैठे हुए तो फोन देख रहे हो और कोई आता है तो खुद से किताब लेके बैठ गए, ठीक है ना, वो क्या हो गया, वो इंटीग्रिटी नहीं हो गई आपकी, वो क्या हो गया, सेल्फ सिंसियरिटी नहीं है उस काम के अंदर। तो ये चीजें हो गई। फिर है सिंपल एग्जांपल है, आप ब्राइब नहीं देते किसी के पास से, है ना, फेवर किसी को नहीं करते फ्री में। आपके रिलेटिव भी होंगे तो आप सीधा बोल दोगे कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, आप किसी और से पूछ लो, है ना। मतलब कोई ऑफिस के अंदर कोई वैकेंसी है, आपका रिलेटिव है जो एलिजिबल है,
है ना, वो आपको मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, बहुत नीडी है ना, तो आप फिर भी बोलते हो कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, आप किसी और से बोल दो, या फिर जो भी एलिजिबल बंदा है प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होके उसका सिलेक्शन होगा। इसको बोलते हैं आपकी इंटीग्रिटी इस चीज के लिए, आपके जॉब के लिए। ठीक है ना, डिसफेवर करना किसी भी चीज को, है ना। मैंने जैसे बताया कि इंटीग्रिटी ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट के अंदर। ठीक है, अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो जितनी भी वैल्यू है, जितना भी इंटेलिजेंस है, वो सारा आपका वेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए किसी भी कोई भी वैल्यू होने के साथ साथ आपके अंदर इंटीग्रिटी है, बहुत मस्ट है। ठीक है, अगर आप इंटेलेक्चुअल हो, इंटेलेक्ट हो, इंटेलिजेंस हो, और आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, तो आप उसका यूज किसी गलत काम के अंदर कर सकते हो। बहुत होशियार हो तो आप सिस्टम के अंदर के लूप होल्स को यूज करके करप्शन कर सकते हो। ठीक है ना, इसीलिए किसी भी वैल्यूज के साथ, किसी भी क्वालिटी के साथ, किसी भी एबिलिटी के साथ साथ आपके अंदर इंटीग्रिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको बना लो, इसको ये ग्राफ बना लो। ऐसे करके वैल्यूज, हाई वैल्यूज, लो वैल्यूज, हाई स्किल, लो स्किल। ठीक है, अगर आपके पास हाई स्किल है ना, और हाई वैल्यूज भी है, तो डेफिनेटली आप अब्दुल कलाम के जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। और विनोद राय, ये बहुत एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, ब्यूरोक्रेट थे विनोद राय, है ना। ऐसी एक पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है जब आपके अंदर हाई वैल्यूज होंगी और हाई स्किल होंगी। ठीक है, वही अगर आपके पास वैल्यू स्किल बहुत ज्यादा है और वैल्यू लो है, तो आप बहुत ज्यादा सोसाइटी के लिए डेंजरस हो सकते हो। एग्जाम्पल, विजय माल्या, नीरव मोदी, है ना, हिटलर। इनके पास क्या था, स्किल बहुत ज्यादा है पर वैल्यूज ही नहीं है। तो वैल्यूज का इंपॉर्टेंस सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, और जब आपके पास वैल्यूज भी ज्यादा है, स्किल भी ज्यादा है, तो आप डेफिनेटली आप फिर इंटीग्रिटी आपके अंदर होती है। वही अगर लो स्किल है, लो वैल्यू है, तो कोई वैल्यू नहीं है आपका, है ना। हाई स्किल है और हाई वैल्यू है और लो स्किल है, तो आप कहीं ना कहीं पे स्टैंड कर सकते हो अपना, अपने वैल्यूज के बेसिस पे। जैसे आप देखते हो ना कि अभी जो पद्मश्री, पद्म विभूषण अवार्ड मिलते हैं, बहुत गरीब गरीब लोगों को मिलते हैं, है ना। ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे पीएमओ ने, कि बहुत कुछ कुछ लोगों को हम जानते भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उनके पास स्किल तो नहीं है पर हाई वैल्यूज है ना, ये चीज है। समझ में आ रहा है ना ये, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। क्या होता है एप्टीट्यूड, अगर एक वर्ड में डिफाइन कर सके तो एबिलिटी टू डू समथिंग, और फिर एबिलिटी टू डू वर्क। और कौन सी वैल्यूज है, कौन सी देखने वाले हम लोग, इंटीग्रिटी अभी शुरू किया हमने। ठीक है ना, ये लिख लिया सबने। फिर है इंटीग्रिटी इज डिवाइडेड इनटू पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। लो जा रहे हैं हम लोग बहुत, अभी 97 स्लाइड्स है इसके अंदर। ठीक है, लिखो पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल। पर्सनल के ऊपर लिखो, पर्सनल के अंदर बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है ना, जो हमारी खुद की कोर वैल्यूज है ना, उसके अंदर जैसे मॉरलिटी होती है ना, जो हमारी पर्सनल होती है। ठीक है, उसमें हम अपनी पर्सनल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते हैं, पर्सनल एटीट्यूड को, है ना। बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल, हमारे खुद की वैल्यूज को डिफाइन करती है। तो उसके एग्जांपल हो गए विनोद राय, TSR सुब्रमण्यम, सत्येंद्र दुबे। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स है, ब्यूरोक्रेट्स है ना, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये एग्जांपल लिख लो, ये आपको कभी भी काम आ सकते हैं, है ना, आंसर के अंदर। संजीव चतुर्वेदी। ठीक है,
ये कुछ जैसे हर इंस्टीट्यूट में अगर इनको अलग अलग, जैसे ऑब्वियस है कि जो भी इंटीग्रेट ऑफिसर होता है उसका हर बार ट्रांसफर होता रहता है, तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट में गए फिर भी वहां पे उन्होंने ओबीडियंटली काम किया है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो पर्सनल वैल्यूज थी इन सबकी, ये बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट थी इनके लिए, इंटीग्रिटी थी इनके अंदर, तभी ये जहां पे भी गए वहां पे उन्होंने इंटीग्रेटिवली काम किया है। ठीक है, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल लेवल, इंटीग्रिटी बाय इंस्टीट्यूशन। जब आप किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते हो तो वो कुछ ना कुछ आपको इंटीग्रिटी, आपके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज इनकलकेट करने में हेल्प करता है। कहीं कहीं का वर्क कल्चर होता है, ठीक है, मेरे अंदर की कुछ वैल्यूज है और मैं आपकी कोचिंग में पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, आपकी कोचिंग की कुछ ना कुछ वर्क कल्चर होगा जिसकी वहां से कुछ ना कुछ मुझे चीजें सीखने को मिल सकती है ना। ये हो गई इंस्टीट्यूशनल लेवल की इंटीग्रिटी। लिख लिया इसमें, वहां पे लिखना, दैट इज इंस्टीट्यूशनल प्रमोट इंटीग्रिटी एंड स्टैंडर्ड्स, मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स या फिर कुछ कुछ वैल्यूज जो कोई इंस्टीट्यूशन प्रमोट करता है। ठीक है ना, इंडिया में कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो हाई इंटीग्रिटी के लिए जाने जाते हैं। एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कैग, है ना, यूपीएससी, बहुत ज्यादा इंटीग्रिटी है इनके अंदर। यूपीएससी की अपॉइंटमेंट कभी देखा है आपने किसी ने, उनके मतलब इसके ऊपर किसी ने चैलेंज किया होगा? अभी तक नहीं हुआ है हिस्ट्री के अंदर, इसका मतलब है कि वो इंटीग्रिटी है उनके अंदर, है ना। इलेक्शन, ये क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पर अभी इसको मत लिखना, अभी इनके ऊपर सवाल उठते रहते हैं, है ना, ठीक है। लिख लो, हाउ टू इनकलकेट इंटीग्रिटी। एक तो हो सकता है ट्रेनिंग के थ्रू, पर्सनल इंटीग्रिटी आपकी कैसे डेवलप हो, ट्रेनिंग के थ्रू, जो यूपीएससी में पहले होती है, अपॉइंटमेंट के बाद आपकी सबसे पहले ट्रेनिंग होती है ना, पोस्टिंग के पहले। एक तो हो सकता है जो पर्सनल इंटीग्रिटी आपके अंदर डेवलप करनी है उसका प्राइमरी मोटिव है आपकी ट्रेनिंग के थ्रू की जाए, और दूसरी है थ्रू इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। फिर कौन से होते हैं इंस्टीट्यूशनल में, लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। अगर आप उनको फॉलो करते हो उन लॉ रेगुलेशंस को तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, फॉलो नहीं करते हो तो पनिशमेंट मिलती है, आपकी ट्रांसफर होती है ना, किसी ऐसी जगह पे पोस्टिंग हो जाएगी जहाँ पे आप फिर सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, सेकंड, एआरसी रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने कुछ कुछ चीजें सजेस्ट की है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि कोड ऑफ एथिक्स सेट कर देना चाहिए हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है, लिख लो इसे। सेकंड, एआरसी रिकमेंड सेटिंग अप ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इतना लिख के छोड़ देना, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, अभी क्या होता है ना, स्पीकर के हाथ सारी पार्लियामेंट की डीलिंग्स होती है, और स्पीकर होता है जो इलेक्टेड पार्टी, उन्हीं में से कोई चुन के आता है, तो ऑब्वियसली वो किसको फेवर करेगा, जो पार्टी भी पावर में है उसी को फेवर करेगा ना। इसके अलावा जो भी आपकी सारी कंट्रोल है वो किसी ऐसी कमेटी के पास होनी चाहिए जो कमेटी इम्पार्शियल है, किसी के ऊपर वो ज्यादा वो नहीं करती, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी को प्रीफरेंस नहीं देती खुद के ऊपर। पर अभी ऐसे नहीं होता, स्पीकर के हाथ में सारी डीलिंग्स रहती है, तो स्पीकर जब चाहे किसी को भी डिस्कालीफाई कर सकता है, तो ये गलत बात है ना। तो ये चीजें हैं, एग्जाम्पल वहां पे लिख लिया। इनकलकेट कैसे कर सकते हैं, या तो ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को कर सकते हैं हम लोग, है ना, कोर वैल्यूज को डिफाइन करके। फिर लिखो, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी इंटीग्रिटी डिफाइन, डिफरेंस। ऑनेस्टी क्या है, इंडिकेट मेयरली बीइंग ट्रूथफुल और स्टैंडिंग बाय व्हाट वन से। ऑनेस्टी किसी इंसिडेंट को लेके हो सकती है ना, किसी इंसिडेंट के अंदर आप कितने ऑनेस्ट हो, ठीक है। पर इंटीग्रिटी क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है, हर इंसिडेंट के अंदर आप ऑनेस्ट हो, ये होती है इंटीग्रिटी। कभी कभी क्या होता है ना, कोई पर्सन ऑनेस्ट होता है बट बहुत ज्यादा रूड होता है ना, मे नॉट इंडिकेट हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। जो पर्सन ऑनेस्ट हो, जरूरी नहीं है कि वो बिहेवियर भी अच्छा होगा उसका, है ना। बट यहाँ पे
जो बंदा इंटीग्रेट होता है, ठीक है, वो उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होता है, ऑनेस्ट तो होता ही है और साथ साथ उसका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इंडिकेट हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। जो ऑनेस्ट होता है वो एक आधी बार झूठ बोल भी देगा, पर जो इंटीग्रेट है वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, किसी भी सर्कमस्टांसेस में कुछ भी हो, वो अपनी वैल्यू को फॉलो करेगा हमेशा। फिर है, अ पर्सन कैन बी ऑनेस्ट still he may not be uncorrupted। ठीक है ना, ऑनेस्ट पर्सन को जस्टिफाई करना पड़ सकता है कि वो ऑनेस्ट था उस टाइम पे, ठीक है, पर जिस पर्सन के अंदर इंटीग्रिटी होती है उसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि ऑलरेडी ये कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। ठीक है ना, इंडिकेटिव इंडिकेट एक्टिव रोल ऑफ अ पर्सन, वो है ना किसी भी चीज के अंदर खुद का एक एक्टिव रोल प्ले करता है हमेशा, खुद के ऊपर कोई भी चीज बिल्ड करता है ना, इनिशिएटिव लेता है हर चीज में, पॉजिटिविटी के केस में। ठीक है, अगर अगर आपकी सेल्फ कमिटमेंट है किसी चीज को लेके, तो आप खुद भी करप्शन नहीं करोगे और किसी को करप्शन करने भी नहीं दोगे आपके ऑफिस के अंदर। ठीक है ना, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी में क्या हो गया, मैं नहीं करूंगा, बाकी आपको करना है नहीं करना है आपके आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के अंदर का डिफरेंस। क्लियर है सबको? फिर लिखो, प्रोबिटी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। प्रोबिटी का मतलब, प्रोबिटी का मतलब बेसिकली ये है कि आप करप्शन नहीं करते, है ना, लैक ऑफ करप्शन, जस्ट फाइनेंशियल, मतलब एक फाइनेंशियल टर्म है कि आपके अंदर करप्शन है, ये क्वालिटी नहीं है, आप अनकरप्ट हो। ठीक है, ऑनेस्टी क्या होता है, यू शुड बी ट्रूथफुल टू योर एक्शन, थॉट्स एंड बिहेवियर, ये होती है ऑनेस्टी। ठीक है, पर अगर इंटीग्रिटी है तो इफ यू आर अ पर्सन विद द इंटीग्रिटी, यू विल नॉट डू द ड्यूटीज ऑफ योर कॉन्साइंस डजंट एग्री विद। ठीक है ना, जो आपका कंसाइंस बोलता है कि ये मत कर, तो आप कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रेशर आ जाए, पॉलिटिकल प्रेशर आ जाए, आप उस चीज को करोगे नहीं। ठीक है ना, जैसे मेरा एक दोस्त है, वो एक नीट के एग्जाम पे एज ऑब्जर्वर सिलेक्ट हुआ था, तो वहां पे एक बंदा आया था, लाइक एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पीपल आया था, तो वो 2 बजे एग्जाम स्टार्ट होता है, तो वो आया 3 बजे। ठीक है ना, और मुझे एंट्री दो, उन्होंने फिर एमएलए को फोन लगाया, एमपी को फोन लगाया, पर जो ये पर्सन था उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये होती है आपकी इंटीग्रिटी किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो एमपी एमएलए ऑब्वियसली प्रेशराइज करेंगे, प्रॉब्लम देंगे उसके ऊपर, पोस्ट भी जा सकती है, नौकरी भी जा सकती थी। ठीक है, फिर भी वो लोग वहां पे इंटीग्रेट रहे, तो ये होती है क्वालिटी इंटीग्रिटी की, जो आपका इनर कंसाइंस है, आप उसको हमेशा फॉलो करते हो। अगली वैल्यू है इम्पार्शियलिटी। अभी है आधा घंटा, है ना कैपेसिटी, लिखो, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप। इंटीग्रिटी सबको क्लियर है क्या होती है? इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप। क्या है? बीइंग फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, बीइंग फेयर एंड नॉट डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करो, भले भी आपका पर्सनल बायस कुछ और हो, है ना, आप एक अपर क्लास सोसाइटी से आते हो, ठीक है, फिर भी आप अपर क्लास लोअर क्लास सबको इक्वली ट्रीट करते हो, किसी भी चीज के ऊपर आप पार्शियल नहीं हो, है ना, बायस नहीं हो, आपकी आइडियोलॉजी कुछ और है, आप राइटिस्ट हो, ठीक है ना, आप लेफ्टिस्ट लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकते, आपको सबको पैरेलली, मतलब रैशनल होना है आपको। ठीक है, पहला है इम्पार्शियल ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजन, किसी की कास्ट कौन सी है, किसी का रिलीजन कौन सा है ना, उसके बाद उसके बिहाफ पे आपको उनसे बायस टेस्ट नहीं करनी है।
ठीक है। शुड गिव इम्पार्शियल एडवाइस टू द गवर्नमेंट। इम्पार्शियल एडवाइस मतलब आपका खुद का कुछ बिजनेस है तो आप गवर्नमेंट को सजेस्ट नहीं करोगे कि नहीं जिसमें मेरा बिजनेस है उसी में इन्वेस्ट करो, है ना। इम्पार्शियल गाइडलाइंस दोगे आप। शुड रिमेन इन पार्शियल टू पार्टी इन गवर्नमेंट, है ना। जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उनके साथ आप एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करके रखो। मतलब ये नहीं कि वो अगर पावर में है तो उनके मतलब जो करना है उन्हीं के अकॉर्डिंगली करो, है ना। वहाँ पे जो भी आपका एथिक्स है, आपकी जो वैल्यू है वहाँ पे आपको इम्पार्शियलिटी रखनी है, ठीक है ना। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है और ये जो है उनके साथ आपको इक्वली ट्रीटमेंट करनी है, ये हो गई इम्पार्शियलिटी। बेसिकली है बीइंग फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, फेयर रहना है, ठीक है। दो डायमेंशन है, एक तो सिटीजन सेंट्रिक या फिर गवर्नमेंट सेंट्रिक। लिख लो, इम्पार्शियलिटी हैज टू डायमेंशन, पहला है सिटीजन, दूसरा है गवर्नमेंट। ठीक है। सिटीजन के लेवल पे अलग अलग सिटीजन है, अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के, अलग अलग बिलीफ के, उनके साथ आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के थ्रू। और दूसरा है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है, ठीक है, उनका इंप्लीमेंटेशन होता है, तो किसी भी लोगों के लिए आपको वहाँ पे डिवाइड नहीं होना चाहिए, आपका इम्पार्शियल होना चाहिए, सबको इक्वली उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है ना। आप इसका बेनिफिट डाइवर्ट करके अपर क्लास को डाइवर्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे बेनिफिट ट्रांसफर नहीं कर सकते। या फिर कोई स्कीम है, कोई प्लान है, कोई पॉलिसी है, उस पॉलिसी का फंडिंग आपके पास आया हुआ है तो उसमें से 20% फंडिंग का करना मतलब, और बाकी 70% एमएलए को ट्रांसफर करना, ये चीजें नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है। इम्पार्शियलिटी। अगला वर्ड था नॉन पार्टीशनशिप, तो उसका मतलब क्या है? ठीक है, नॉन पार्टीशनशिप इसका बेसिकली मतलब नियर अबाउट इम्पार्शियलिटी के साथ ही सेम ही है, ठीक है। बस इसका एक अलग कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं? पॉलिटिकल बिहेवियर बाय सिविल सर्वेंट, ठीक है, नॉन प्रिजुडिस बिहेवियर बाय सिविल सर्वेंट। नॉन पार्टीशनशिप मतलब दो हिस्से हैं इसके, पहला है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में आप काम नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा है किसी भी सेक्शन के लिए आपके प्रिजुडिसेस होते हैं, है ना। किसी भी सेक्शन के लिए हमारा एक एक बायसनेस होता है ना। भले ही हम उसके साथ कभी बात नहीं किए होते, ठीक है, फिर भी एक बायसनेस होती है, ठीक है। तो उसके लिए कभी वो बायसनेस नहीं होना, उसको बोलते हैं नॉन पार्टीशनशिप। ये दो फैक्टर है उसके अंदर, पॉलिटिकल बिहेवियर और दूसरा प्रिजुडिस बिहेवियर, ये दोनों नहीं होना चाहिए आपके अंदर। एग्जाम्पल, सिविल सर्वेंट शुड नॉट इंडल्ज इन द पॉलिटिक्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का एक था ना शाह फजल, याद है, टॉपर था समथिंग 2010 या फिर 11 की बैच का, ठीक है। उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया था, जब सिविल सर्विस को उन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। फिर से पॉलिटिक्स को रिजाइन कर दिया, सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली, मतलब एक टाइम पे दो काम आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक है जी गोपीनाथ, उनका भी वैसे ही था। ये सारे एग्जाम्पल्स है उसके अंदर नॉन पार्टीशनशिप। उसके बाद लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूज है इसका? पहला है मेन रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज टू ट्रांसफॉर्म इनटू एक्शन, है ना। कोई भी जो भी पॉलिसी है उस पॉलिसी को एक्शन में ट्रांसफॉर्म करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इम्पार्शियलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। आप किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो, और बेसिकली किसी जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, कंपोनेंट है, उसके लिए सबको आपको इक्वली इम्प्लीमेंटेशन करना है उस पॉलिसी का, ठीक है। ठीक है। और एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक सिविल सर्वेंट का इम्पार्शियल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप फेवर ना करो। अभी क्या हो रहा है? अभी वही हो रहा है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं,
ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसे पकड़ लिया है, उनका मतलब पकड़ा उस वैसे उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया है। ठीक है, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर इम्पार्शियलिटी या फिर नॉन पार्टिसनशिप नहीं होगी तो क्या क्या हो सकता है? प्रिजुडिस विल इंक्रीज, मतलब जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है वो सोसाइटी के अंदर हमेशा मार्जिनलाइज ही रहेंगे, वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, है ना, वो सोसाइटी के जो ऊपर के कंपोनेंट्स है उनके इक्वली नहीं आ पाएंगे, है ना। दूसरा है पॉलिसीज विल नॉट मेड द बेसिस ऑफ मेरिट, मतलब मेरिट के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, है ना। क्या बनेगी फिर? नेपोटिज्म के ऊपर पॉलिसी बनेगी, है ना। लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा एज ए रिलेशन के बेसिस पे, जो मेरिट है उसको आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे अगर आप नॉन पार्टिसनशिप के नहीं हो, ठीक है ना। फिर है स्टेट में नॉट रिमेन न्यूट्रल, स्टेट हमेशा न्यूट्रल नहीं रहेगा, मतलब इतने बड़े बड़े इम्प्लीकेशन हो सकते हैं अगर सिविल सर्वेंट इम्पार्शियल या फिर नॉन पार्टिसन नहीं रहे तो, ठीक है ना। लिख लो आगे वाला, देयर कांट बी सेंस ऑफ जस्टिस, किसी के साथ जस्टिस नहीं होगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का इक्वल डेवलपमेंट होना, ये भी नहीं होगी अगर आप इम्पार्शियल नहीं हो तो। गुड गवर्नेंस नहीं होगा, और कंट्री के अंदर केव्स, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट ये राइज होगी, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, इनके जैसा हाल हो जाएगा हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल दिए हैं पंचकुला इंसिडेंट और पद्मावत मूवी का। पद्मावत मूवी आई थी उस टाइम पे, है ना, तो वहाँ का इंसिडेंट थे, कुछ पर्टिकुलर कास्ट के पीपल उसको अपोज कर रहे थे, है ना। अभी बॉलीवुड बाइकआउट ऐसे कुछ ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे आप नहीं कर सकते, है ना। किसी भी आर्टिस्ट को किसी भी चीज को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है ना, अपनी अपनी लाइफ का बहुत एक क्रूशियल टाइम वहाँ पे वो इन्वेस्ट करता है, और बहुत से प्रोड्यूसर होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो किसी चीज को बिना देखे कि उसके बारे में एक बायसनेस पैदा करना सोसाइटी के अंदर, ये गलत बात है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते, इस इंसिडेंट को, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो मास किलिंग, इसको क्या बोलते हैं, वर्ड है ना उसको, मास किलिंग इसको बोलते हैं हम लोग, पब्लिक किलिंग, विजिलेंटिज्म, हाँ, क्राउड किलिंग ऐसे कुछ होता है ना। हाँ, ऑनर किलिंग, ये सब भी गलत बात है ना। फिर है अगली क्वालिटी, अगली वैल्यू, पहला देखा हमने इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप, फिर है एम्पैथी, ठीक है ना। क्या है बेसिकली, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसमें it deals with the thinking perspective of people, deals with the thinking perspective of people, that is about thinking and feeling from other perspective, others perspective, others perspective, ठीक है ना। deals with the thinking perspective of people, that is about thinking and feeling from others perspective, that is how they feel and think, है ना। आप अपर क्लास से बिलोंग करते हो, फिर भी आप सोच रहे हो कि लोअर क्लास के अंदर जाके अगर मैं लोअर क्लास का होता तो मेरे साथ कैसी कैसी ट्रीटमेंट होती, है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे आ सकती थी, इसको बोलते हैं हम लोग एम्पैथी, ठीक है ना। आप हो कुछ और पर आप उसके उनके जगह पे जाके सोचते हो, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं कि इनको अंडरस्टूड हो रहा है नहीं हो रहा है ना, इनकी क्या क्या थिंकिंग है फिलहाल, इस चीज को सोचना मतलब एम्पैथी होना उस चीज के बारे में, ठीक है। क्लियर है एम्पैथी, मतलब आप कुछ और हो पर आपके सामने वाले को जाके सोचना, आप एक सिविल सर्वेंट हो फिर भी आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी मार्जिनलाइज लोग हैं उसके अंदर जाके फील करना, उनकी कंडीशंस देखना और उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसको समझने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं आपको एम्पैथी। क्लियर है, ठीक है। ये लिख लो, वे ऑफ एम्पैथी है, क्या क्या हो सकता है। पहला है वाइडर पर्सपेक्टिव, दैट इज थिंकिंग फ्रॉम द 360 डिग्री, मतलब कोई अगर सेक्शन है जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, तो उनको कौन सी इश्यूज के साथ डील करना पड़ता होगा, उनकी सोशल इश्यूज कौन से हैं, इकोनॉमिक इश्यूज कौन से हैं, पॉलिटिकल इश्यूज कौन से हैं, उनको वोटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है ना, उनकी सोशल प्रॉब्लम्स है, उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हमको 360 डिग्री से हमें सोचना चाहिए एम्पैथी के उसमें। दूसरा है फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ द अदर,
आपके ऑफिस का कोई मतलब एक प्यून है या फिर कोई आपका जो हाथ का आपके नीचे का कोई वर्कर है, वो काम है, आपको पता है कि वो आपके उसके काम के लिए ऑबिडियंट है, ठीक है, वो कभी ऐसे छुट्टी नहीं मांगता। और कभी कभी उसके घर में एक पहली बार इमरजेंसी आई है, कुछ किसी की हेल्थ प्रॉब्लम आई है, तो उस टाइम पे वो आपको छुट्टी मांग रहा है, तो उसको आपकी फीलिंग को समझना चाहिए, आपको उसकी फीलिंग को समझना चाहिए, ठीक है ना। ये होती है एम्पैथी। फिर है कंसिडरेट एटीट्यूड, ठीक है। जिस सेक्शन के लिए आपको एम्पैथी होती है, उस सेक्शन के लिए आपका एटीट्यूड कंसिडरेबल होता है, क्योंकि अगर वो कोई गलती भी कर देता है तो चलो आप कंसिडरेशन में उसको कर लेते हो, ठीक है ना, आपसे एक्सेप्टेबल है, ठीक है, आप ये कर सकते हो, ये होता है कंसिडरेबल एटीट्यूड। जैसे बिहार के अंदर एक डीएम था, है ना, वहां पे एक बहुत ही वृद्ध महिला थी, 50-60 साल की थी, उनका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा था, आधार कार्ड उनका अवेलेबल नहीं था और बायोमेट्रिक भी उनका नहीं हो रहा था, तो वहां के सिविल सर्वेंट ने उनको अलाउ नहीं किया इस चीज को, मतलब वो जो राशन कार्ड था वहां पे जो राशन ले जाना उनको अलाउ नहीं किया। तो ये क्या हो गया, एम्पैथी नहीं थी उनके अंदर, अगर एम्पैथी होती तो वो थोड़ा बहुत अलाउ कर देते थे उनको, ठीक है। फिर है फ्लेक्सिबल व्यू, किसी भी सोसाइटी के कंपोनेंट के लिए थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल व्यू होना आपके अंदर। और है रैशनल थिंकिंग, जितने भी कंपोनेंट्स है, वुमेन, चाइल्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, वल्नरेबल्स, एज्ड, एल्डरली पॉपुलेशन, ट्रांसजेंडर, सबके लिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सबके लिए आपकी रैशनल थिंकिंग होना। ये कि नहीं कि मैं ट्रांसजेंडर लोगों से हेट करता हूँ तो मैं उनके लिए पॉलिसी नहीं बनाऊंगा, ये तो नहीं बोल सकते ना आप एक सिविल सर्वेंट हो, तो आपकी थिंकिंग जो है वो रैशनल होनी चाहिए। क्लियर है, ठीक है, लिख लिया इसको। सिग्निफिकेंस, एम्पैथी का यूज कहाँ पे कर सकते हैं, बहुत ही इसेंशियल है। जो अगर आपके पास एम्पैथी है तो आप बाकी वैल्यूज का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हो, जैसे इम्पार्शियलिटी, कंपैशन, ऑब्जेक्टिविटी, है ना, ये एम्पैथी के बिना नहीं आ सकती। समझ में आ रहा है, आपको पता है कि जो डिप्रेस्ड क्लास लोग हैं उनकी डेवलपमेंट सोसाइटी में हुई नहीं है, जब आपको ये चीज पता होगी, उसके बारे में आपके अंदर एम्पैथी होगी, तभी तो आप उनके साथ पार्शियलिटी नहीं होने दोगे ना फिर, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यूज है, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी नहीं, इम्पार्शियलिटी, कंपैशन और ऑब्जेक्टिविटी, ये तभी आती है जब आपके अंदर एम्पैथी होती है, ठीक है। इट इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग एंड यूज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। जब आप किसी पर्सन के अंदर झांक के उसको समझने की कोशिश करोगे, तभी तो आप उसके इमोशन को यूज कर पाओगे, है ना। किसी पर्सन के इमोशन ही आपको पता नहीं है तो उस इमोशन को यूज कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। और सिविल सर्वेंट के अंदर आपको किसी पर्सन के इमोशन को यूज करना पड़ सकता है, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सिंस हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप्स है, स्टीरियोटाइप्स मतलब किसी भी लोग के लिए हमारा ऑलरेडी कुछ बायसनेस होना, है ना, ठीक है। तो जैसे गांव के लोग होते हैं, गांव के लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन के आते हैं, हम बोलते हैं साला अनपढ़ है ये, है ना। तो ये क्या होगा, एक स्टीरियोटाइप हो गया है ना गांव उनके लिए, तो ये एक नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं, ये एम्पैथी के थ्रू हम दूर कर सकते हैं, उनको समझ के जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसको कंसिडरेशन में रख के हम इस चीजों को दूर कर सकते हैं। फिर है, लिख लो, लैक ऑफ एम्पैथी लीड्स टू बुलिंग, रैगिंग, स्टॉकिंग। जो नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं ना यहाँ पे दिल्ली में पढ़ने के लिए, उनको लोग स्टॉकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उनको लगता है कि किसी और से प्लैनेट से आ गए, चाइना से आ गए, चिढ़ाते हैं उनको ये लोग, तो ये गलत बात है ना। एम्पैथी नहीं है उन चीजों के बारे में, वहाँ पे कितना स्ट्रगल करके वो लोग दिल्ली तक आ रहे हैं पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत एम्पैथी होनी चाहिए, हमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए, है ना। अगर एम्पैथी नहीं होगी तो बुलिंग होगी, रैगिंग होगी, स्टॉकिंग होगी और इंटॉलरेंस बढ़ जाएगा सोसाइटी के अंदर, टॉलरेंट नहीं होगी सोसाइटी हमारी, है ना। एनिमल के लिए कंपैशन नहीं होगा, है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत बुरा बुरा बिहेवियर करते हैं एनिमल्स के साथ में, ऑब्वियस है कि उनके अंदर एम्पैथी नहीं है, ठीक है। स्टॉकिंग मतलब पता है ना, घूरते रहना, लड़कियों को वगैरह घूरते हैं ना बस के अंदर, ये है। अरे लड़कों को भी घूरते हैं कोई कोई आंटी लोग, मतलब सोसाइटी के, देखते रहते हैं ना, पूछते रहते हैं क्या कर रहा है, कितना एग्जाम दिया, पास नहीं हुआ, स्टॉकिंग। जबकि कोई मतलब नहीं होता पूछने का ये सब, है ना। और वुमेन्स के केस में होता है 10 बज गए घर नहीं आई, अब तक कहाँ पे है, ये सब चीजें, स्टॉकिंग, ठीक है। फिर है इंटॉलरेंस बढ़ जाएगा, लैक ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, एनवायरमेंट के लिए, है ना। हम लोग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो ला रहे हैं पर उससे एनवायरमेंट को कितना हार्म हो रहा है ये हम ध्यान नहीं देंगे, अगर हमारे अंदर एम्पैथी नहीं होगी तो, ठीक है। पुअर, माइनॉरिटीज, इनके साथ हम लोग टॉलरेंट नहीं रहेंगे, फिर है कि जैसे
सोशल मीडिया के अंदर उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका वीडियो डाल के आप लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, ये हो गया एम्पैथी नहीं है आपको उसके लिए, गलत बात है, ठीक है, ये एग्जांपल में लिख लो। विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट एम्पैथी लेवल्स हैव डिक्लाइंड। ऑब्वियस है, सोशल मीडिया के बढ़ते इम्पैक्ट की वजह से हमारे लोगों के लिए जो भी एम्पैथी है वो डिक्लाइन होती जा रही है। ठीक है, चलो आगे। वही है कि सोशल मीडिया के अंदर किसी को ऑनलाइन एब्यूज करना तो बहुत इजी है, पर पर्सनल लाइफ में आप उनको एब्यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक इशू है। वही है साइबर बुलिंग वगैरह, ये लैक ऑफ एम्पैथी होती है ना, हम किसी को जानते नहीं है फिर भी हम उनको बुली करते हैं, कमेंट करते हैं गंदी गंदी, स्टार्स के साथ बहुत ज्यादा होता है ये चीज, है ना, किसी पर्सन को आप पर्सनली जानते नहीं फिर आप उनके बारे में कमेंट कैसे कर सकते हो, है ना, ये बहुत गलत बात है। और ये चीज किस चीज की वजह से होती है, एम्पैथी ना होने की वजह से। फिर एम्पैथी को कल्टीवेट कैसे किया जा सकता है, कौन से मीडियम है, उसको नोट डाउन कर लो। कैन वी कल्टीवेट एम्पैथी, एम्पैथी को जनरेट किया जा सकता है क्या, है ना, जो भी सिविल सर्वेंट है, जो भी एस्पायरेंट है सिविल सर्विसेज के, उनके अंदर एम्पैथी जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कैसे कैसे एम्पैथी एम्पैथी जनरेट हो सकती है, सिनेमास के थ्रू, है ना, बुक्स रीडिंग के थ्रू, ठीक है, इनके थ्रू हमारे हमारे अंदर एम्पैथी जनरेट हो सकती है। कुछ कुछ इमोशनल स्टोरी टेलिंग होती है ना, उसके अंदर भी आजकल तो शॉर्ट होते हैं वो यूट्यूब के अंदर, सॉरी इंस्टा के अंदर, थोड़ी देर के अंदर ही एम्पैथी जनरेट हो जाती है अपने अंदर, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है तो इससे भी हो सकती है एम्पैथी जनरेट, ठीक है। कॉमन हॉलीडे, ईद, दिवाली, तो उस फेस्टिवल के लिए हमारे अंदर अच्छी बात है, चलो यार ईद है तो हमें छुट्टी मिल गई तो हम ईद को थोड़ा अच्छा मतलब सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है ना, तो ये चीजें होती है। लाइक लिख लो, कैन वी इनकलकेट एम्पैथी, पहला लिखना वहां पे, बाय लिटरेचर, सिनेमा, इतना लिख के छोड़ना, अपना लिखना कॉमन हॉलीडेज, एग्जाम्पल होली, ईद, दिवाली। अगला लिखना राइट टू एजुकेशन, मतलब सबको इक्वली एजुकेशन, शिक्षा पे सबका अधिकार है, सबको इक्वली मिलनी चाहिए, है ना, उससे भी हम लोगों के अंदर एम्पैथी जनरेट कर सकते हैं। ऑब्वियस है कि जब सबको शिक्षा मिलेगी तो अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग कास्ट के रिलीजन के लोग एक साथ बैठ के शिक्षा लेंगे, ठीक है, तो चांसेस ये बढ़ जाते हैं कि सबके एक दूसरे के अंदर सबके लिए एम्पैथी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। फिर है एनकरेज पर्सपेक्टिव टॉकिंग, रोल प्लेइंग गेम्स, है ना, करिकुलम के अंदर ऐसे ऐसे कुछ गेम्स इंट्रोड्यूस कर दो जिसके अंदर इंटरेक्शन ज्यादा हो जाए, ये चीजें हम कर सकते हैं, इसके अंदर फिर लोगों की एम्पैथी हम लोग जनरेट कर सकते हैं या फिर डेवलप कर सकते हैं। लिख लिया, तीन चार पॉइंट बेसिकली लिखना था। ये कुछ कोट्स हैं, ठीक है ना, कभी कभी आपको कोट्स के हिसाब से आंसर लिखना आता है ना, तो इनको नोट डाउन कर लो। एवरीवन यू मीट हैव सम इंटरेस्ट, यू डू नॉट हैव द, मतलब किसी किसी कुछ कुछ इंटरेस्ट होते हैं जो आपके नहीं होते, the judicious years will suffice to acquire it, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल आप बस के अंदर जा रहे हो, ठीक है, बस के अंदर जाते हुए आपको किसी में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कैसी की क्या डीलिंग्स हो रही है कुछ नहीं, फिर भी जो सामने बैठा हुआ पर्सन है उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो समझने की आप कोशिश कर रहे हो, ये बोलना चाहता है वो। तो जुडिशियस एयर विल सफिश टू एक्वायर इट, मतलब जो भी मतलब जिसके अंदर एम्पैथी होगी वो समझने की कोशिश करेगा कि किसकी किसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये उस कोड का मीनिंग है। कभी कभी क्या कर देते हैं ना यूपीएससी वाले, बहुत चालाक होते हैं, ये कोड दे देते हैं, फिर आप समझ नहीं पाते हो कहाँ से आया, तो ये ठीक एम्पैथी का है, एम्पैथी लिखना है उसके अंदर आपको, ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, नो वन अप्रिशिएट द वेरी स्पेशल जीनियस ऑफ योर कन्वर्सेशन एज अ डॉग डज इफ यू चैट विथ हिम व्हाइल he realizes it, so that he will roll all around the floor, है ना, तो ये भी बताया गया है इसमें, समझने के लिए है बस। ये क्या है, एम्पैथी की फीलिंग के मतलब कोट्स है ये, कभी कभी दे देता है उठा के ये ना, समझ भी नहीं पाते हम लोग कि क्या है ये। देयर इज अ नो लॉन्गर लोन देन अ
सिंपैथेटिक ईयर, है ना। किसी ने आपको कुछ बोला भी नहीं, फिर भी आप किसी के लिए सिंपैथी फील कर रहे हो, है ना। ये बहुत बड़ी एक लोन है किसी के लिए, उसके लिए, पर्सन के लिए। ये कोट कहती है, ये सारी कोट एम्पैथी से रिलेट कर पाती है ना। पूछ सकते हैं आपको, रुकना है या कंटिन्यू करना है। कंपैशन कर लेते हैं, ठीक है, फिर रुक जाते हैं, क्योंकि एम्पैथी से रिलेटेड है कंपैशन। एम्पैथी क्या था, किसी के बारे में जो कि भी प्रॉब्लम्स है उनको समझना, ठीक है, बस नो करना कि मतलब सिंपैथी है, अरे यार नहीं इसके साथ गलत हो रहा है। और कंपैशन क्या होता है, उनकी जगह पे जाके उनकी प्रॉब्लम को समझ के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करना, मतलब एक स्टेप ज्यादा हो गई। एम्पैथी में क्या कर रहे थे आप, प्रॉब्लम को बस समझ रहे थे, पर कंपैशन में क्या होता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं कंपैशन, ठीक है। लिख लो, रिलेटेड टू द फीलिंग एंड इमोशन related to the feelings and emotion that, मैं जो बोलूंगा वो लिखना, that one should not only tries to understand, one should not only tries to understand the of others problems of others, but but also but also tries to find out the solution, but also tries to find out the solution, ठीक है ना। सिविल सर्वेंट के अंदर कंपैशन ये क्वालिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्टीमेटली आप क्या हो, एक पब्लिक सर्वेंट हो, तो पब्लिक की डिमांड क्या है, पब्लिक की समस्या क्या क्या है ना, चैलेंजेस कौन से हैं, ये आपको तभी समझ पाते हो जब आप उनके बीच में जाके 2-3 दिन स्पेंड करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, समझोगे, ठीक है ना। और उनके अंदर कौन सी जो भी समस्याएं होंगी उनको दूर करने की कैपेसिटी डेवलप करना, इसको बोलते हैं हम लोग कंपैशन। तो एक सिविल सर्वेंट के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इससे क्या हो सकता है, थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉस की थी ना, ठीक है, उनका क्या कहना था कि सबके साथ इक्वल जस्टिस होना चाहिए, सोशल जस्टिस, तो कंपैशन के थ्रू हम लोग ला सकते हैं, ठीक है ना। फीलिंग ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी के थ्रू जो भी सोल्यूशन है उसको जनरेट करना, उसको बोलते हैं कंपैशन। तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस को रिलेट करते हैं हम इस चीज से। हाउ टू इनकलकेट कंपैशन, लिख लो इसको, कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। टीचिंग 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म, कौन से नोबल ट्रूथ है बुद्धिज्म के, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यही है ना सत्य, नोबल ट्रूथ। दूसरा है कंपैशन कैसे कर सकते हैं, बाय लविंग काइंडनेस एंड मेडिटेशन। फिर है विजिट स्लम्स एंड ओल्ड एज होम्स, है ना, जब हम उनको विजिट करेंगे तो समझ पाएंगे कि उनकी प्रॉब्लम क्या है ना। तो जब हम उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, हम उनके बारे में पब्लिकली कमेंट नहीं करेंगे कि ये लोग गंदे होते हैं घर, ठीक है ना। ठीक है, जैसे आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में भारत दर्शन दिखाया जाता है ना, उनको पूरे इंडिया का टूर कराया जाता है, उसके पीछे का पर्पज ही वही है कि वो अपनी सोसाइटी को, अपनी डाइवर्सिटी को समझे वो लोग, ठीक है ना। ये हो गया, लिख लिया, 2-4 चीजें लिखनी थी कैसे कैसे हम उसको इनकलकेट कर सकते हैं। तो जैसे कोड था, है ना, कोड के ऊपर लिख सकते हैं कि कैसे उस वैल्यू को इनकलकेट करना है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है, उसको आपको अपनी लैंग्वेज में उसको बराबर लिखना होता है आंसर की उसको। डिफरेंस है सिंपैथी और एम्पैथी का, ठीक है ना। बस ये आपका सिंपैथी क्या होती है, बस एक बिलीफ हो गया, जैसे किसी को चोट लग गई, अरे अरे उसको चोट लग गई, बुरा फिर बोल के चले जाना, ये हो गई सिंपैथी, ठीक है ना। एम्पैथी क्या होती है, कॉग्निटिव एंड इमोशनल एस्पेक्ट, नहीं उसको चोट लगी, ज्यादा तो नहीं लगी, जाके देख, ठीक है, ये हो गई एम्पैथी, ठीक है। और किसी को चोट लगी है, ज्यादा लग गई है, तो उसको ले जाके हॉस्पिटल लेके जाना, ठीक है, या फिर उसकी बैंडेजिंग करा के देना, ये हो गया कंपैशन, ठीक है। सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन, क्लियर है, तीनों कैसे एक दूसरे से इंटेलिजेंट है। सिंपैथी मतलब बस एक बिहेवियर, मतलब कॉग्निटिव, आपने रिकॉग्नाइज किया कि नहीं इसको चोट लगी है, ठीक है। फिर है एम्पैथी, नहीं खाली रिकॉग्नाइज नहीं किया, उससे इमोशनल
टच भी थे आपकी, नहीं उसको चोट लगी है, उसका इलाज करवाना चाहिए हमने, जाके फील किया, उसके पास जाके देखा आपने कि नहीं चोट लगी है, देखने के बाद आपको पता है कि नहीं, इसको बहुत ज्यादा चोट है, तो उसको उठा के आप हॉस्पिटल भी ले गए, मतलब कुछ ना कुछ आपने उसके लिए किया, तो ये हो गया कंपैशन। क्लियर है सबको? सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। क्लियर है? हाँ, इसको हम लोग कल ही देखते हैं। वैसे अल्ट्रुइज्म, कंपैशन और टॉलरेंस बाकी सारी हम लोग कल देखेंगे। तो कितनी हो गई? चलो अच्छा है, हमारा अच्छी स्पीड है। ये हमारा टॉपिक शायद कल से हमारा कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अच्छी है हमारी स्पीड, हो जाएगा हमारा ठीक से। ठीक है ना? उसके बाद हमें केस स्टडीज वगैरह भी देखनी है आगे, अभी भाई बहुत सिलेबस बाकी है हमारा। ठीक है, तो बस स्पीड हमारी ठीक है। हमारा पहला टॉपिक हुआ, फिर एटीट्यूड हुआ, है ना, फिर अभी एप्टीट्यूड। आप लोग मैंने आज ग्रुप पे क्वेश्चन भेजे थे, देखे? कुछ लग रहा था कोरिलेट कर पाए थे, लिख सकते हो, कॉन्फिडेंस कुछ आ रहा था, है ना? ठीक है, रुकते हैं हम लोग, कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।